हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडुहैब। तो यहां पर सीबीएसई सिंप्लीफाइड में अगला चैप्टर फिजिक्स का 10th क्लास का, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो मुझे ये लग रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो आपको नेक्स्ट नीडेड होगा, पर ह्यूमन आई जो है वो मैक्सिमम लोगों ने डिमांड किया, तो उसको हम पहले ला रहे हैं। और यहां पर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। इसके अलावा लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है वो मैं प्लान कर रहा हूं, ऑलरेडी चैनल पर है, पर मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा वेरिएशन वहां पर लाया जाए, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स वहां पर पूरे सॉल्व करे जाए। तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना एंड व्हाट फ्रीक्वेंसी यू नीड इन दिस वन शॉट वीडियोस वो बताना, क्योंकि आई थिंक स्कूल के हिसाब से हम अहेड ही चल रहे हैं, पर अगर एक आध चैप्टर अगर आपको स्कूल में अलग करा जा रहा है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 2023-24 के हिसाब से हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीजें कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर जो चैप्टर है वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वो हम कर रहे होंगे, जिसमें पहला हिस्सा जो है वो ह्यूमन आई के बारे में होगा, जिसमें हम आंखों के डिफरेंट पार्ट्स, उसके बेसिक फंक्शंस और जो हमारे आई के डिफेक्ट्स होते हैं, दूर की फार विजन, नियर विजन, जिनको भी डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो सारी बातें होंगी। सेकेंड पार्ट विल बी कलरफुल वर्ल्ड, जहां पर हम बेसिकली जो रेनबो फॉर्मेशन होता है, जो डिस्पर्जन, प्रिज्म से जो डिस्पर्जन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वाई स्काई अपीयर ब्लू, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कलरफुल वर्ल्ड वाले हिस्से में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर 1 शॉट में होगा, तो यहां पर आप जो है ध्यान से देखें, सिंप्लीफाई करा गया है। सबसे पहले इंसानी आंख के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसकी जो थोड़ा सा फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको समझना जरूरी है। तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, कई बार ऐसे होता है कि स्कूल में हो गया, आपने पढ़ लिया, पर आपको बाहरी तौर पे नहीं पता होता कि डिफरेंट पार्ट्स जो है कौन से होते हैं। जैसे बच्चे सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये व्हाइट वाला हिस्सा क्या है, ठीक है ना, जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसके अलावा इसके ये दो पार्ट्स होते हैं, जो ये ब्लैक वाला पार्ट है उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं। सो ये समझ लो। आई थिंक आपने ये आइरिस और प्यूपिल समझा होगा कि ये जो अंदर वाला, ये काफी बड़ा दिखाया जा रहा है, वैसे इसकी साइज चेंज हो रही होती है। तो ये जो मेन हिस्सा है, डार्कर वाला जो सर्कल है, या डार्कर जो यहाँ पर सर्कुलर हिस्सा दिख रहा है, उसके अंदर एक अलग और डार्क हिस्सा दिखता है, विच इज द प्यूपिल, जहां से एग्जैक्टली लाइट एंटर करती है। लाइट प्यूपिल से एंटर करती है, ठीक है। और जो थोड़ा सा लाइटर शेड होता है बाहर की तरफ, दैट इज दी आइरिस वाला हिस्सा, ठीक है। तो आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को कम ज्यादा कर रहा होता है, वैसे हम आगे देखने वाले हैं, पर ये प्यूपिल की साइज छोटी बड़ी होती है बेस्ड ऑन कितना लाइट उस पे आंख पे पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ये व्हाइटर पार्ट है आंख का, जो ये सफेद वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। तो ये आप समझ लो कि उस बहुत लोगों को ये डाउट होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। ओके, अब इसके बाद यहां पर चलते हैं कि आंख है क्या, ठीक है। इट इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन, ऑफ कोर्स। ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, लाइट डिटेक्ट करने का और दुनिया दिखाने का काम करता है, ठीक है। सो इट इज मतलब आप कह सकते हो एक बहुत ही हाई डेफिनेशन कैमरा है। आप इसकी अगर क्लैरिटी की बात करो, इसके मेगापिक्सल की बात करो, तो यू हैव 576 मेगापिक्सल्स का ये कैमरा कहला सकता है, ठीक है। अगर हम मेजरमेंट की बात करें, आपको पता है कि मोबाइल फोन्स में अगर 12 मेगापिक्सल है, 20 मेगापिक्सल हो, तो उसमें काफी क्लियर हो जाता है। हमारी आंखों की क्लैरिटी आप समझ सकते हो कितनी जबरदस्त है, ठीक है। जो जितनी भी मेगापिक्सल की आप फोटो देखते हो, वो फोटो की क्लैरिटी आपकी आंख ही देख पाती है ना। अगर हमारी आंख ही उतनी रिसीव नहीं कर पाती तो क्या फायदा होता उसका, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त कैमरा है हमारा आंख। ओके, व्हाट इज द रेंज? अब हम कह सकते हैं ना कि कोई भी अगर समझो सीसीटीवी है तो वो कितना रेंज कवर कर रहा है, कितना एरिया दिखा पा रहा है, सीसीटीवी कैमरा जो होता है, कोई भी कैमरा। तो हमारी आंखें जो, अगर मैं इसको एक कैमरा कहूं, ठीक है, तो हमारी आंखों का जो, वी हैव 2 कैमरास, राइट, एक इधर है एक इधर है। तो ये जो लेफ्ट आई और राइट आई, तो हमारा एक आंख, मतलब अगर मैं ऐसे व्यू की बात, दिस इज हॉरिजॉन्टल व्यू, तो हॉरिजॉन्टल व्यू में मैं, मुझे लग रहा है कि मैं इतना देख पा रहा हूं, आप भी अंदाजा लगा सकते हो, इतना या फिर इतना कुछ देख पा रहा हूं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट चेक, सामने देखो और फिर हाथ आपके दिख पा रहे कि नहीं। तो अंदाजन, ठीक है, अगर आप देखो तो एक आंख जो है लगभग, अब मैं वैसे नहीं बता रहा, ठीक है, इसमें आप समझो
कि आपकी दोनों आंखें मिलके, मान लो ये आपके एकदम स्ट्रेट वाला हिस्सा है, तो दोनों आंखें मिलके आपको टोटल व्यू प्रोवाइड करती है 200 डिग्री का, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 180 से लेके 200 डिग्री का टोटल व्यू प्रोवाइड करती है। तो आप बोलोगे इसका मतलब सर एक आंख इतना ही दिखाती है, दूसरी आंख इतनी दिखाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आप कॉमनली दोनों आंखें देख पाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर किसी को देख रहा हूं तो मेरी दोनों आंखें मिलकर उसको देख पा रही है सामने की तरफ। सो व्हाट इज दैट एंगल? दैट एंगल इज अबाउट 120 डिग्री, ठीक है। जो दोनों आंख आएगी, जो कॉन्सेंट्रिक विजन है या फिर जो कंबाइंड दोनों आंखें जितने रेंज को कवर कर सकती है, तो वो रेंज है 120 डिग्री का। और अगर सिंगल आई की मान लो कि मैं अगर राइट आई की बात करूं तो ओनली राइट आई, जहां पर लेफ्ट आई नहीं पहुंच पाती, ठीक है, वो इतना एक्स्ट्रा हिस्सा हुआ, और वैसे ही लेफ्ट आई का इतना एक्स्ट्रा हिस्सा हुआ। तो अगर मैं 120 और ये प्लस ये मिला दूं तो दैट टोटल प्रोवाइड्स यू 200 डिग्री अबाउट, ठीक है, 180 से लेके 200 डिग्री तक का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं वर्टिकल फील्ड व्यू की, ठीक है, मतलब कि ऐसा वाला व्यू, ये कितना मैं देख सकता हूं, क्या मैं यहां की चीज देख पा रहा हूं? नहीं। क्या मैं यहां की चीज देख पा रहा हूं? नहीं। तो यहां पर भी एक एंगल है। व्हाट इज दैट एंगल? दैट एंगल इज अबाउट 130 डिग्री। तो होता यह है कि आपका जो साइट ऑफ व्यू है, दिस इज लाइन है ना, लीनियर साइट ऑफ व्यू, इससे कुछ एंगल नीचे, इससे कुछ एंगल ऊपर, तो लगभग 60 डिग्री और 70 डिग्री ऐसे होता है वो, ठीक है। तो उस हिसाब से ये टोटल 130 डिग्री होता है। एग्जाम में आएगा सर? नहीं आएगा, पर यहां पर ये समझना जरूरी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी जो है आपको इसको और अमेजिंग बनाती है इस चीज को, राइट। अगर बात करें कि भाई हमने लाइट चैप्टर पढ़ा है, वहां पर हमने देखा कि दो तरह की इमेज फॉर्म होती है। एक होता है नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल इरेक्ट, है ना, वर्चुअल इरेक्ट इमेज और रियल इन्वर्टेड इमेज। तो हमारी आंखों के अंदर बेसिकली एक लेंस लगा हुआ है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। एक लेंस लगा है जिसको आई लेंस और क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, हमें ऊपर से नहीं लगाया, वो अंदर से ही है, तो क्रिस्टलाइन लेंस या आई लेंस कहते हैं। और अंदर की तरफ एक स्क्रीन लगी है, ठीक है, नेचुरल स्क्रीन, जिसको रेटिना कहते हैं, और रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है। सर अगर स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो रहा है मतलब दैट इज अ रियल इमेज। और रियल इमेज कैसा होता है? रियल इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो सर रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, एनी इमेज दैट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ये लाइट चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो रेटिना पे अगर हमारी इमेज बन रहा है मतलब वो रियल इमेज बन रहा है। तो सर रियल इमेज बन रहा है तो फिर मतलब वो इन्वर्टेड है, मतलब अगर मैं यहां पर ये बल्ब देख पा रहा हूं सीधे तो यहां पर उल्टा दिख रहा है। तो सर हमको तो हर पूरी दुनिया उल्टी दिखनी चाहिए थी। तो क्या करता है हमारा जो ये ऑप्टिकल नर्व है, जो ये वायर रहता है जिससे हमारी आंखों की कोई भी चीज हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है, तो ब्रेन तक जाके उसके बाद ब्रेन में उसको प्रोसेस करके ब्रेन नेचुरली उसको सीधा कर देता है, ठीक है। तो एनीथिंग जो हम स्ट्रेट देख पा रहे हैं ब्रेन तक वो स्ट्रेट ही एनालाइज हो रहा है, क्योंकि ये हमारी वायरिंग इस तरीके से बनाई गई है, हमारा ब्रेन में प्रोसेसिंग यूनिट उस तरीके से बना दिया गया है, नेचर ने बनाया, ठीक है। सो इट इज, लेकिन याद रखना कि हमारे रेटिना पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी चीजें हम जो डिटेल में कैसे इमेज फॉर्मेशन, वो सारी चीजें हम आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम ह्यूमन आई जो हम पढ़ रहे हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है समझना जरूरी है, ओके। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया, क्या बताया सर? देखो अब इसमें एकदम बेसिक बात करते हैं। सर आपने बोला लेंस, किधर है लेंस? दिस इज दैट लेंस, ठीक है। ये है हमारा आई लेंस, या फिर आप कह सकते हो इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। यही वो लेंस है जो रेटिना तक इमेज शार्पली बनवा रही है, ओके ना। अब यहां पर सर रेटिना कौन सा हिस्सा है? ये जो पीछे स्क्रीन दिख रही है पीली वाली, ठीक है। सो दिस इज दैट स्क्रीन, ठीक है। और इसी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? हम रेटिना कहते हैं। तो रेटिना वो स्क्रीन है हमारी आंखों के अंदर जिस पे एग्जैक्टली इमेज जो है वो बनता है। सो सर ये लेंस है और ये स्क्रीन है, मतलब सर इमेज कुछ ऐसे बनता है क्या कि भाई ये आई लेंस है और मान लो पीछे रेटिना है, और अगर मान लो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखा है ना, तो वहां से इंसिडेंट रे आया, ठीक है, यहां से रिफ्रैक्ट हुआ और सर इधर इमेज बन गया, ऐसे होता है क्या? यस, ठीक है। अगर ये ऐसा दिख रहा है सीधे, यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बना, पर इमेज इस तरह से फॉर्म होता है, इसके बारे में और डिटेल देखेंगे आगे, ठीक है।
सर ये हो गया आईलेंस और ये हो गया रेटिना, ठीक है, ये स्क्रीन का काम करता है। अच्छा सर ये भी हमने सुना है कि रेटिना 2 टाइप के सेल्स से बना होता है, रॉड और कोन, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हमारा रेटिना जो है वो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है, ठीक है। पहला है रॉड सेल्स, दूसरा है कोन सेल्स। शेप के हिसाब से भाई, रॉड की तरह होगा और कोन की तरह होगा, ठीक है। तो सर रॉड सेल्स का काम क्या है, कोन सेल्स का काम क्या है? दोनों डिटेक्शन के लिए बना है, ठीक है, ये याद रखना, दोनों डिटेक्शन के लिए बना है। तो जो रॉड सेल्स है वो क्या करते हैं, वो लाइट डिटेक्शन के लिए, ठीक है, ये ब्राइटनेस डिटेक्ट करते हैं, या मैं यूं कहूं तो इंटेंसिटी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी आंखें कलरफुल दुनिया देख पाती है ना भाई, है ना। तो यानी कोई तो होगा, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। तो यानी जो कोन सेल्स है वो हमको कलर डिटेक्शन उसी की वजह से हो पाता है, ठीक है। ये दोनों डिटेक्शन के लिए बने हैं, ठीक है। तो रॉड सेल्स जो है, सिर्फ अगर मान लो हमारी आंखों में सिर्फ रॉड सेल्स होता तो दुनिया दिखती, कोन सेल्स अगर नहीं है हमारी आंखों में तो हमारी दुनिया पूरी दिखती, लेकिन कैसे दिखती? वो ग्रे वाली दुनिया, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया दिखती है ना। न्यूज़पेपर ब्लैक एंड व्हाइट देखा होगा, प्रिंट आपने ब्लैक एंड व्हाइट देखा होगा। तो उसी तरीके पहले के टीवी होते थे ब्लैक एंड व्हाइट, तो दुनिया आपको उसी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है अगर कोन सेल्स नहीं होते। कोन सेल्स हैं सर, तो फिर क्या होता है कि अच्छा, ऐसे बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं जिनको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट से दिखती है, तो आप कमेंट में बता सकते हो कौन सा ऐसा एनिमल या कौन सा ऐसा पक्षी है या कौन सा ऐसा इंसेक्ट है, तो डू लेट मी नो, ठीक है। अच्छा, कलर डिटेक्ट करने का काम कोन सेल्स का है, तो हमको जो रंग बिरंगी दुनिया दिखती है, डिफरेंट कलर्स, इट इज बिकॉज ऑफ रेटिना में कोन सेल्स हैं। ऐसा कुछ रिसर्च में पाया गया है कि इंसानों में जो फीमेल्स होती हैं कंपेयर टू मेल्स, ज्यादा कोन सेल्स फीमेल्स में होते हैं। इसलिए जो महिलाएं होती हैं, दे हैव हैबिट कि उनको कलर जो है ना वो एक, मतलब हमको तो मेल्स में जो है हार्डली कुछ कलर्स, मतलब 12, 13, 14 कलर्स हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पर फीमेल्स में सर पिंक में भी बेबी पिंक आता है, और पता नहीं मजेंटा पिंक और कितने पिंक आ जाएंगे, रेड में भी क्रिम्सन रेड और ये रेड बहुत सारे आ जाएंगे। तो मतलब एक आप समझ सकते हो कि मैचिंग जो है, अगर हम कपड़े लेते हैं, भाई ये ले लिया, उसके नीचे कोई पैंट पहन लिया, हो गया, पर फीमेल्स में हाँ भाई इसके हिसाब से ये मैचिंग, ये कलर मैच करेगा, है ना। तो यानी कि ये हो सकता है कि उसी की वजह से हो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर महिलाएं हैं, ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड, लेकिन आप जरूर से बताना कि ऐसा है कि नहीं, क्या आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर जो मेल्स हैं जरूर बताना। ओके, सो रॉड सेल्स, कोन सेल्स, ये 2 टाइप के सेल्स से हमारा रेटिना बना है। रॉड सेल्स ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर कर पाता है, या फिर वो डिटेक्ट करा पाता है, ठीक है, जिससे ब्राइट डिम चीजें हमको दिख पाती हैं, और कोन सेल जो है वो कलर डिटेक्ट करा पाता है। सर आपने बताया कि एक वायर भी है जो आंखों से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है, कौन सा है वो वायर? तो ये वो वायर है जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जा रहा है, टूवर्ड्स ब्रेन लेके जा रहा है। सो व्हाट इज दिस वायर कॉल्ड? दिस नर्व सिस्टम, दिस पार्ट इज कॉल्ड, कौन सा है ये? ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना। आपको पता होगा ऑप्टिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लाइट, है ना। चश्मों की दुकान पे लिखा होता है ऑप्टिक समथिंग ऑप्टिक्स, है ना, अजय ऑप्टिक्स, संजीव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्टिक नर्व है, ये वो नर्व है जो यहां से जो भी चीज दिखाई दी है रेटिना पे, जो इमेज बना है, उसको ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे, कुछ और हिस्सों की बात करते हैं। सर यहाँ का तो ठीक है, सर एक बात बताओ कि ये जो हिस्सा है अंदर का, क्या इसमें ये कोई क्या चीज भरी है इसमें? सो दैट इज, आप समझ लेना कि इसमें, एक मिनट, चाहे ये हिस्सा हो या चाहे यहां का थोड़ा सा हिस्सा हो, इट इज फिल्ड विथ सम काइंड ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो आप कमेंट में बताना कि ये जो छोटा वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड है इसमें कौन सा फ्लूइड है और यहाँ पे कौन सा है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। क्या यहाँ पे एक्वस ह्यूमर है, ये विट्रस ह्यूमर है, या फिर दिस इज विट्रस ह्यूमर एंड दिस इज एक्वस ह्यूमर? ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ठीक है, तो जरूर से बताना। ओके, मतलब खाली नहीं होता ये हिस्सा,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहां पर बताना चाहूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट हिस्से। सर यहां की बात बताएं, यहां की कहानी बताएं। हमारा जो लेंस है वो ऐसे ही नहीं रहता, उसकी शेप है ना, कभी पतली हो जाती है, कभी पतला लेंस बन जाता है, कभी मोटा लेंस बन जाता है। सर क्या कारण है? कारण ये है कि हमको हमेशा इमेज, शार्प इमेज हमको हमेशा इसी डिस्टेंस पे बनानी है, राइट? हमेशा हमको शार्प इमेज कहां बनानी है हमारी आंखों को? ऑन दिस रेटिना। अगर यहां पे शार्प इमेज नहीं बना, अगर मानो थोड़ा सा आगे इमेज फॉर्म हो रहा है या थोड़ा पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है, इन दोनों ही केसेस में हम ब्लर इमेज दे, ब्लर दिखेगा हमको चीजें। सर ब्लर कैसे दिखता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं इधर इसको मैं फोकस कर रहा हूं, जस्ट कोई भी चीज मान लो अपने हाथ को या फोकस कर रहे हो, तो जो आप इसको ध्यान से देख रहे हो आपको ये तो क्लियर दिख रहा है, पर आपको पीछे की दुनिया क्या दिख रही है? ब्लर दिख रही है सर। और जब आप पीछे की दुनिया पे फोकस करते हो तो ये ब्लर दिखता है। आपने देखा होगा मूवी में भी ऐसा आजकल इफेक्ट जो है वो यूज होता है कि जब सब्जेक्ट पे चीजें दिखा, कोई हीरो पे, हीरोइन पे, विलन पे जब दिखाया जा रहा है उनको, तो पीछे का ऐसा कभी ब्लर दिखाया जाता है, ठीक है। सो दैट यही हो सकता है अगर मान लो कि अगर एग्जैक्टली रेटिना पे शार्प इमेज नहीं बना। हालांकि मैं इसको आगे पावर ऑफ अकोमोडेशन में क्लियरली बताऊंगा, बट आप समझो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस द इमेज एग्जैक्टली हियर ऑन द रेटिना। और लेंस और रेटिना के बीच का, यानी कि लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। और आपने लाइट चैप्टर में तो पढ़ा है ना कि लेंस के जितना ऑब्जेक्ट पास में लाओगे उतना इमेज दूर भागेगा। सर ये तो हद हो गई, अगर मैं ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट है तो ठीक है यहां इमेज बन रहा है, पर इमेज ऑब्जेक्ट जो है पास आ गया तो हमारी आंखें, तो हमारा लेंस तो इमेज उसको क्या बनाएगा? आगे बनाएगा। तो ऐसे केस में तो हमको ब्लर इमेज दिखेगा। तो इसी को दुरुस्त करने के लिए हमारी आंखों का जो लेंस है वो नेचुरली ऐसा है कि भाई है तो टिश्यू ही, ट्रांसपेरेंट है पर टिश्यू ही है, तो वो अपने आप को कभी मोटा और कभी पतला लेंस बना लेता है, ठीक है। तो ये कहानी हम आगे कवर करेंगे, पर इसको मोटा पतला करने का काम किसका है सर? इसको मोटा पतला करने का काम है, ऊपर और नीचे जो ये मसल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है सिलियरी मसल, ठीक है। तो हमारा जो सिलियरी मसल है, ठीक है, इसका ताल्लुक जो है उसी आई लेंस से है, उसको मोटा पतला करने का काम करता है, जिससे लेंस कभी दूर की चीज फोकस कर पाते हैं और कभी पास की चीज, ठीक है। तो ये तो हो गया सर सिलियरी मसल का, आई लेंस हो गया। और क्या हिस्सा होता है? हमारी आंखों पे एक प्रोटेक्टिव लैमिनेशन है हमारी, मतलब इफ आई सी दिस, तो एक पतली सी प्रोटेक्शन है। एंड व्हाट इज दैट प्रोटेक्टिव लैमिनेशन? दैट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो ये जो बाहरी लैमिनेशन है, ये जो बाहरी मेम्ब्रेन है, दिस इज योर कॉर्निया, ठीक है। ये क्या है? ये कॉर्निया है। तो ये हमको प्रोटेक्शन दे रहा है हमारी आंखों को, है ना, अंदर के हिस्से को प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जरूरी चीजें हैं, जैसे कि ये पार्ट और ये हिस्सा, ठीक है। तो इसमें ये वाला पार्ट क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, कि जो जैसे ये आंखें हैं, तो ये जो उसका डार्कर शेड है, ठीक है, डार्कर शेड के अंदर भी एक और भी ज्यादा डार्क शेड दिखता है ना, तो ये अंदर का पॉइंट और ये बाहर का हिस्सा। सो दिस इनर वाला पार्ट एंड दिस आउटर वाला पार्ट। तो जो अंदर का जो ज्यादा डार्क वाला हिस्सा है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। और बाहर का जो कम डार्क वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड आइरिस। सर ये प्यूपिल और आइरिस वाली बात थोड़ा सा अच्छे से बताइएगा, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो रखा है, तो वो भी हम आगे अच्छे से कवर कर लेंगे। सो बेसिकली हमारी आंख है ना, देखो ज्यादा ब्राइट लाइट होगी ना, जैसे इस कमरे में ज्यादा लाइट है, तो ऐसे में मेरा जो प्यूपिल का साइज है ना छोटा हो गया होगा, क्योंकि मेरी आंखें नेचुरली, मेरा बॉडी नहीं चाहता कि ज्यादा लाइट आंखों में जाए और आंखें खराब हो जाए। जब ज्यादा ब्राइट लाइट होती है ना तो लाइंस बहुत, मतलब रेज बहुत क्लोज होते हैं। सो बहुत इंटेंसिटी ज्यादा है, रेज आर वेरी क्लोज, तो उसमें अगर छोटा सा भी ओपनिंग रहेगा तो हमको चीजें आसानी से, मतलब कम लाइट में भी, कम लाइट मतलब कम रेज में भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ब्राइटनेस है। सो व्हाट इट डज, हमारी आंखें क्या करती है कि जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल वो आइरिस को क्या कर देता है? ढक देता है या छोटा कर देता है, ठीक है। मैंने अभी उल्टा बताया। जो आइरिस है वो प्यूपिल को क्या कर देगा? और छोटा कर देगा। सो आइरिस बेसिकली
चेंजेस द साइज ऑफ प्यूपिल। जब लाइट ज्यादा है तो प्यूपिल को छोटा कर देगा ताकि ज्यादा लाइट आंख में ना जाए, और जब लाइट बाहर की लाइट कम है तो प्यूपिल की साइज को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज, क्योंकि अंधेरा है, ज्यादा से ज्यादा रेज अंदर जाएं, जितनी भी अवेलेबल रेज हैं, और हमको चीजें दिखाई दें। इसके ऊपर भी मैं आपको अच्छे से डिटेल बताने वाला हूं। तो आप समझ लेना कि ये जो सेंट्रल ओपनिंग है, जहां से एक्चुअली व्हाट इज प्यूपिल, प्यूपिल वो हिस्सा जहां से लाइट एंटर करती है आंखों में, ठीक है। सो दिस पार्ट इज योर प्यूपिल, ठीक है। और जो उसके अर्ध गिर्द की चीजें हैं जो प्यूपिल की साइज को कम ज्यादा करती हैं, दैट इज कॉल्ड आइरिस, ठीक है। तो अभी इन सब के बेसिक फंक्शन मैंने कुछ के बता दिए, कुछ के आगे कवर करता हूं, ठीक है। जैसे कॉर्निया इज दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आई, जो क्या करता है, जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। लेंस एक्चुअली डज फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना, है ना, जहां से लाइट क्या होगी, फाइन वे में ये होगी, कॉन्वर्ज होगी और रेटिना पे इमेज फॉर्म कर होगा, ये लेंस मेक श्योर करता है। लेंस को कौन हेल्प कर रहा है, सिलियरी मसल हेल्प्स द लेंस टू गेट बल्ज एंड गेट थिन। और ये जो स्क्रीन है, दिस इज द रेटिना, दो टाइप के सेल्स होते हैं, और रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स ब्राइटनेस, कोन सेल्स कलर डिटेक्ट करने के काम में आते हैं। दिस इज द ऑप्टिकल नर्व जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाता है। कुछ इस तरीके से इमेज आंखों में फॉर्म होता है। अब मैं आगे बताने वाला हूं मोर डिटेल अबाउट प्यूपिल आइरिस, ठीक है। और इसके अलावा हम जो वो सिलियरी मसल और जो आई लेंस है वो कैसे इमेज फॉर्म करते हैं उसको डिटेल में कवर करते हैं। सो अभी उससे पहले कुछ और बेसिक बातें समझ लो कि हमारी आंखों का जो डायमीटर है, ठीक है, हमारे टोटल पूरे आईबॉल का जो डायमीटर है वो कितना है। सो दिस डायमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का जो एक एवरेज डायमीटर होता है आंखों का, दैट इज 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ बाहर का हिस्सा नहीं, पूरे आईबॉल का जो डायमीटर है, जो अंदर भी है थोड़ा हिस्सा, सो दैट इज 2.3 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ आवर आईबॉल, ओके। इसके अलावा अब देख लो, वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो कॉर्निया के पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं हम, ये हमने बात करा कि दिस इज कॉल्ड आइरिस, ठीक है। सो आइरिस क्या करता है, आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। तो ये एक मस्कुलर डायफ्राम है, मसल का स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द प्यूपिल साइज ऑफ प्यूपिल। तो ये याद रखना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ आइरिस। आइरिस क्या करता है, मैं आपको इसके लिए वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है, ये आपको फंक्शन दिया है। आइरिस का फंक्शन, इट कंट्रोल्स द प्यूपिल साइज, लिख लेना इसको, ठीक है। आइरिस कंट्रोल्स द प्यूपिल साइज, ठीक है। तो जब ज्यादा बाहर से लाइट आ रही है तो ये प्यूपिल को छोटा कौन करेगा, ये आइरिस कवर कर देगा उसको, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। जब बाहर से कम लाइट है, अंधेरा है, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये मैं ओपनिंग क्लोजिंग में आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है। और प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल का फंक्शन क्या है, प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। आइरिस ने प्यूपिल को किस बात के लिए कैपेबल कर दिया, कि वो कंट्रोल करेगा कि लाइट उसमें कितना जा रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है। तो प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, ठीक है। तो ये भी मैं आपको प्रॉपरली एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो आइए देख लेते हैं कि जब ब्राइट लाइट होगी बाहर, जैसे मैं बताया बहुत ब्राइटनेस है, ऐसे केस में हमारी प्यूपिल जो है, देखो, द आइरिस रिलैक्सेस एंड इन केस ऑफ ब्राइट लाइट। तो आइरिस रिलैक्स होगा मतलब फैल गया, तो आइरिस फैल गया, यानी ये फैल गया, ये फैल गया, तो प्यूपिल की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई, प्यूपिल गेट स्मॉलर इन साइज, ठीक है। और जब बाहर लाइट डिम है, अंधेरा है, कम लाइट है, ऐसे केस में आइरिस क्या हो जाएगा, मस्कुलर डायफ्राम मसल का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो जितना हो सके उतना श्रिंक कर लेगा अपने आप को, और ऐसे में वो छोटा साइज का हो गया। और फिर देखो प्यूपिल की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये डायलेशन ऑफ प्यूपिल मैं आपको पहले एक वीडियो से समझाता हूं, उसके बाद बताऊंगा ये कब और कैसे चीजें होंगी। जस्ट चेक दिस वीडियो फर्स्ट, ठीक है। अभी देखो नॉर्मल है, अब अंधेरा कर दिया, अंधेरे में प्यूपिल की साइज बढ़ेगी, देखो लाइट आया तो कम हो गया, जैसे ही लाइट आया वैसे कम हो गया, देखा आपने, ये अंधेरा हुआ
अभी साइज बड़ी है प्यूपिल की, यहां पर दिख नहीं रहा है, पर लाइट आएगा तो छोटा हो जाएगा। देखो लाइट आया, प्यूपिल की साइज छोटी हो गई। दिस इज आइरिस, दिस इज प्यूपिल, ठीक है। फिर अंधेरा, साइज बड़ी होगी, लाइट आएगा, फिर छोटी होगी, देखना। ठीक है। सो दिस एक टॉर्च का वाला एक्सपेरिमेंट किया है ऐसे, भयंकर एक्सपेरिमेंट। लाइट ज्यादा है यार, बहुत टेंशन वाला चीज है, पर ठीक है, यहां पर साइंस के लिए किया गया है। सो आप ये कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, या ये आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करना, आप अलग तरीके से करना। मान लो एक ऐसे कमरे में लाइट को पूरा लाइट जला के रख दो, भरपूर लाइट है वहां पे, ठीक है। ऐसे कमरे में आप पहले एंट्री करना, और एक ऐसा अपने फ्रेंड को या अपने किसी कलीग को या दीदी भैया को किसी को कहना कि एकदम से जो मेन स्विच है वो बंद करना, और रात का टाइम है, ठीक है। एकदम से मेन स्विच को बंद करना, जितनी ब्राइट लाइट है, ठीक है, और उसमें फोटो खींचना अपनी आंखों का, कि आंखों का जो प्यूपिल का साइज है वो क्या है, फोटो खींच लेना, और एकदम से क्या करना, लाइट बंद कर देना, ठीक है। अब फोटो खींचने की बात तो बाद में आप वो चेक कर पाओगे, पर इसमें आप क्या एक्सपीरियंस करोगे वो इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ही लाइट बंद होगी ना, एकदम से, मतलब लाइट पूरी थी, जैसे ही लाइट बंद होगी ना, एकदम तुरंत क्या आप ऑब्जर्व कर, क्या नोटिस करोगे कि एकदम नेक्स्ट मोमेंट व्हेन द लाइट इज गॉन कंप्लीटली, एकदम से जब गया तो आपको पूरा ब्लैंक हो जाएगा, मतलब नथिंग इज विजिबल, है ना, पिच ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अभी भी लाइट चालू नहीं हुई है, कुछ सेकंड्स बाद आप थोड़ा थोड़ा सा उसी अंधेरे में थोड़ा थोड़ा सा चीजों को देख पाओगे, ठीक है। अभी भी अंधेरा ही है, जब लाइट एकदम बंद हुआ तो कुछ नहीं दिख रहा था, पर थोड़े सेकंड्स के बाद आपको चीजें जो है वो हल्की हल्की, पूरा नहीं पर हल्की हल्की विजिबल हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि सर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्यूपिल को खोल दिया, प्यूपिल की साइज बड़ी हो गई, जो भी लाइट्स थी हल्की फुल्की वो आंखों में गई और चीजें विजिबल होने लगी, पर उसको एडजस्ट होने में टाइम लगा, वो सेकंड्स टाइम लगा, राइट। तो इस तरीके से जो आइरिस है वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, और उसी की वजह से प्यूपिल जो है वो अपने अंदर लाइट की अमाउंट कितनी जाएगी उसको कंट्रोल करता है। तो मैंने दोनों के फंक्शन बता दिए। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल जो अंदर वाला सर्कल है वो क्या करता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन दी आई, ठीक है। सो दिस इज डन। इसके आगे देखें सर, अब यहां पर कुछ और बातें समझो। अब ना हम थोड़ा सा लेंस की बात करते हैं। मैं पावर ऑफ एकोमोडेशन अच्छे से लिखाऊंगा, पर आप ये पहले देखो जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से दिया है, ठीक है। सो पहले आप ये समझ लो, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस। तो जो आई लेंस जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, सो सपोज दिस इज द आई लेंस, उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो आई लेंस इज अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑफ कोर्स। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। उसका जो कर्वेचर है, उसका जो आप ये कह सकते हो कि ये जो कर्व है वो कम ज्यादा हो सकता है, टू सम एक्सटेंट, ठीक है। किसकी वजह से? एक्सटेंड बाय दी सिलियरी मसल, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, ठीक है, क्योंकि सिलियरी मसल मस्कुलर है, वो उसको एडजस्ट कर पाता है। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज दी फोकल लेंथ। तो आप ये एक बात समझना, मैं आपको ना दो कंडीशन समझाता हूं तो आपको ये ज्यादा क्लियरली समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, यहां पर फिलहाल मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये हमारी आंखें हैं, ओके, और यहां पर सपोज इस प्रिंसिपल एक्सिस दिखा देते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट पास में है, ठीक है, एक दूसरे केस में ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है, ओके। अब जब ऑब्जेक्ट पास में है और ऑब्जेक्ट दूर है तो सर ऐसे में होता क्या एग्जैक्टली? तो सिलियरी मसल जो है ना, सिलियरी मसल अपनी मदद से सिलियरी मसल तो सर मसल है ना, तो क्या होगा, पास की चीज के टाइम पे वो लेंस को मोटा कर देगा, और जब ऑब्जेक्ट दूर है तो उस टाइम पे लेंस को पतला कर देगा। इससे क्या होता है सर,
अगर पास की चीज के टाइम पे सिलियरी मसल जो है वो अपना इकट्ठा हो गया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इकट्ठा हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं रिलैक्स। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा फूल जाएगा इसी मसल की तरह, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिलियरी मसल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, दोनों तरफ। और जब दूर की चीज देखनी थी उस टाइम पे सिलियरी मसल क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल द कर्वेचर ऑफ आई लेंस इज चेंज, और आई लेंस का कर्वेचर चेंज हो रहा है ना। वो फोकल, जब ये ऑब्जेक्ट लेंस जब बल्ज हो गया तो मोटी लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, याद रखना, फोकल लेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। तो उस टाइम पे वो नजदीक की चीज को प्रॉपरली आंखों पे फोकस कर पाएगा, ठीक है। और जब दूर की चीज है तो उस टाइम पे सिलियरी मसल क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, ऐसे हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब क्या होगा, लेंस ऐसे खिंचाव आएगा लेंस पे, लेंस गॉट थिन, और लेंस थिन हो गया उस टाइम पे फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और दूर की चीज को भी वो सही से रेटिना पे ही फोकस कर पाता है। तो इसी आई लेंस की एडजस्टमेंट को वैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम अलग से लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप समझो कि यहां पर सिलियरी मसल जो है वो एडजस्टमेंट करने में आई लेंस को हेल्प कर रहा है। तो आप समझना इससे क्या होगा कि एग्जैक्टली देखो, दिक्कत यही है कि मान लो अगर तुमने एक नॉर्मल लेंस भी लिया, ठीक है, और इस लेंस से तुम दो कंडीशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। स्क्रीन तुमने क्या करा है, स्क्रीन तुमने एक ही जगह पे फिक्स कर दिया है ना, स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो बदल नहीं रहे हो, मतलब इमेज डिस्टेंस को आपने क्या रखा है, आपने कांस्टेंट रखा है, और आप चाह रहे हो कि यही लेंस जो है वो नजदीक की चीज भी दिखाए और दूर की चीज भी दिखाए। तो नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, फार ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए मान लो जो इमेज है वो यहां बन भी जाए इस लेंस से, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को पास लाए तो उस टाइम पे इमेज क्या होगा, पीछे की तरफ बनेगा, तो ब्लर इमेज दिखेगा स्क्रीन पे। तो आंखों में वही दिक्कत है कि भाई हमको एक ही लेंस है हमारे पास, है ना, और उसके अलावा इमेज डिस्टेंस भी फिक्स रखना है। लेंस और रेटिना के बीच में डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, आंख फिक्स है, थोड़ी कि रेटिना पीछे घुस जाएगा। तो जब हमारा इमेज डिस्टेंस फिक्स रखना है, जब उसी डिस्टेंस पे हमेशा हमको चाहे दूर की चीज हो या पास की चीज हो हमको इमेज फॉर्म कराना है, तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बने तो हमारा लेंस को ही क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ अपनी बदलनी पड़ेगी। इस फोकल लेंथ बदलने की प्रोसेस में इसको कौन हेल्प करता है, दिस सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का यहां पर इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जो हमने देखा। सो अगेन एक बार देखो, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscle, ठीक है। The change in curvature of eye lens can change its focal length. The eye lens forms an real inverted image of the object on retina. ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनेगा, और वो भी इन्वर्टेड इमेज बनता है ना। देखो रियल इमेज क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली रेज जाके मिल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टर सिनेमा में जो इमेज बनाता है, राइट। तो रियल इन्वर्टेड इमेज बना, ओके। अब क्या होता है, on the retina is a delicate membrane having numerous number of light sensitive cells, ठीक है। the light sensitive cells gets जो हमने बोला दो टाइप के cells gets activated upon illumination and generation of electrical signals। जैसी लाइट आती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। the signals are sent to the brain, और वो जो चीज देखी है रेटिना ने उस सिग्नल को ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन तक भेज देता है। the brain interprets the signal and finally process the information so that perceives the object as they are। जो भी चीजें हम देख पाते हैं ब्रेन उसको प्रोसेस करता है तभी हम देख पाते हैं, ठीक है। मैंने जो ये बात बताई है उसके लिए हम एक इमेज देख लेंगे बाकायदा। दूर की चीज के लिए जो लेंस है वो क्या हो गया, पतला हो गया, पास की चीज के लिए लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। हेल्प कौन कर रहा है, सिलियरी मसल। अब यहां पर एक बात समझना, बच्चों को ना चैप्टर पढ़ने के बाद भी एक कंफ्यूजन होता है, टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से ना पढ़ा जाए तब भी दिक्कत होती है। सो व्हाट इज दैट प्रोसेस, वो क्या चीज है कि अब अगर सवाल यह है कि भाई जो लाइट है, जो लाइट आती है ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में, उसको रिफ्रैक्ट कौन करता है, तो हम कहते हैं कि भाई लेंस करता है रिफ्रैक्ट, ठीक है। पर जो मैक्सिमम आंखों में लाइट जाने वाली रिफ्रैक्शन, जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन वो लेंस नहीं करता, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हमारा कॉर्निया करता है जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। लेंस का काम सिर्फ क्या है, उतना रिफ्रैक्शन करना कि जो इमेज है वो कहां बने, रेटिना पे बने। जो फाइन लेवल की ट्यूनिंग है वही यहां पे हमारा लेंस कर रहा होता है। ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन करता है, हमारा बाहर का जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉर्निया है। तो वही बात याद रखना, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस, दैट इज द कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया सिर्फ वो प्रोटेक्शन नहीं है,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? It gives maximum refraction. Most of the refraction of light entering the eye occurs at the outer surface, that is cornea. ठीक है? The crystalline lens यानी the eye lens क्या करता है वो? The eye lens merely, eye lens महज क्या करता है? Provides the finer adjustment of the focal length required to focus objects of different distances on the retina. ठीक है? अलग अलग distances का जो image है वो retina पे बने, उस फाइन ट्यूनिंग का जो रिफ्रैक्शन है वही सिर्फ आई लेंस करता है, बाकी मेजॉरिटी रिफ्रैक्शन कॉर्निया करता है। ये याद रखना, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहां पर चलते हैं आगे। एक तरीका याद रखना, मेरे को लगता है कि व्हेनेवर यू आर कवरिंग द चैप्टर, वन शॉट देखने के बाद जब आप कर रहे होते हो तो यू नो द इंपॉर्टेंट, जैसे अभी मैंने इस चीजें बताई तो आप जो बच्चे बोलते हैं ना एनसीईआरटी में कैसे हाईलाइट करें, तो दैट यू कैन डू इट, राइट। अब यहां पर एक बेसिक जो हिस्से हैं, जैसे मैंने बताया कि जो वाइटर पोर्शन है जो दिखता है हमारी आंखों के बाहर की तरफ से, दैट इज दी स्क्लेरा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो नहीं दिखता है पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉर्निया, ठीक है। दिस अंदर का हिस्सा सेंट्रल स्फीयर इज द प्यूपिल, उसके अराउंड की जो शेड है ना, उस दैट इज आइरिस, ये लेंस है, ये सिलियरी मसल है, ठीक है। दिस इज दी विट्रस ह्यूमर, सर आ गया ये विट्रस ह्यूमर, इधर का जो लिक्विड है वो एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसके अलावा द स्क्रीन इज रेटिना, और ये वायर जो है ये ऑप्टिक नर्व है। आपको देखो एग्जाम में ना कई बार ऐसे होता है, मेजॉरिटी ऑफ डायग्राम नहीं पूछते, पर डायग्राम लेबल दिखा के और डैश कर देंगे, वो बताएंगे इट्स डैश, व्हाट इज दैट डैश। तो आपको ये लेबलिंग पता होनी चाहिए और डायग्राम भी बना के रखो, है ना, प्रैक्टिस करके रखो, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को लगता है सर हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम इजीली, तो उसके लिए हर एक डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वीडियो सर्च कर सकते हो, जैसे ह्यूमन आई एड्यूहैब आप डालोगे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन जो मैं बता रहा था कि सिलियरी मसल जो आई लेंस को मोटा पतला कर पाता है, दैट एडजस्टमेंट इज कॉल्ड व्हाट, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, जो आई लेंस के पास फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एबिलिटी है, ठीक है, उसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन या सिंपली अकोमोडेशन भी कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन या अकोमोडेशन भी कहते हैं। जैसे भी यहां पर देखो, ये यहां पर बढ़िया सा एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरा दोस्त है मंटू, तो मंटू और ये मेरी आंखें, ठीक है, सो दिस इज माय आई, और ये सिलियरी मसल है, और ये क्या है, दिस इज दी आई लेंस या फिर क्रिस्टलाइन लेंस। अब मंटू जो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, मेरी आंखों में इमेज कैसे बनेगा सर, तो वहां से बढ़िया सा इंसिडेंट रे आया, ठीक है, और यहां पर ये सिलियरी मसल ने अपना काम करा और उसकी वजह से वो दूर खड़ा था भाई, तो ये पतला हुआ, फोकल लेंथ बढ़ा, और यहां पर रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली मेरे को यहां पर इमेज दिखा, उल्टा दिखा मंटू, पर ब्रेन ने उसको सीधा प्रोसेस कर दिया, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, जो हमारा सिलियरी मसल है वो अपने आप को रिलैक्स किया, ठीक है, उसने अपने आप को रिलैक्स किया बिल्कुल ऐसे, और जब मंटू नजदीक आ जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा, देख रहे हो मसल का प्रचार कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट हो तो फूल गया, जब ये फूल जाएगा तो ये लेंस दोनों साइड से है ना, ये दोनों फूक गया तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा, इट विल गेट बल्ज, ठीक है। सो रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल, लेंस बिकम्स थिन, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस, ठीक है। सिर्फ तुमको पावर ऑफ अकोमोडेशन में ये नहीं आता, अगर डिटेल में आया तो ये भी लिखना पड़ेगा। सो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पर क्या होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, क्या होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर बाय, तो मैं बोल देता हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे the ciliary muscle relax, it gets, the lens get thin, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, when the object is far away, ciliary muscle relax, the eye lens become thin, focal length increases, and a sharp image is formed on the retina. Sharp image of the far object is formed on the retina. तो ऐसे आप लिख पाओगे। अब दूसरा केस, जब मंटू पास आ गया, अब मंटू पास आ गया तो क्या करना पड़ेगा भैया, इसको और दबाना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड से प्रेशराइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये वाला पोजीशन चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, है ना, ताकि ये एकदम से इसको दबाए दोनों साइड से, है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो रेज आ रही हैं, सिलियरी मसल जो है वो क्या करेगा, अब ये दबाव डालेगा दोनों साइड से लेंस पे, और लेंस बिकम्स, देखो लेंस क्या हो गया, तो सिलियरी मसल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है,
लेंस यहां पर क्या हुआ, लेंस जो है वो थिन हुआ, सॉरी थिक हुआ या बल्ज हुआ, बल्ज कहो ज्यादा बेटर रहेगा। सो लेंस यहां पर बल्ज हुआ, मोटा हो गया, फूक गया, और उसका फोकल लेंथ, जब भी लेंस मोटा हो जाएगा फोकल लेंथ क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है। याद रखना, ये पतला लेंस और ये मोटा लेंस, सर इसका फोकल लेंथ ज्यादा, इसका फोकल लेंथ कम, याद रखना, ठीक है। पावर उल्टा हो जाएगा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर कम हो जाएगा, बिकॉज पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ना। तो जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम, जिसका फोकल लेंथ कम उस टाइम पे पावर ज्यादा, ठीक है। बट फिलहाल फोकल लेंथ के हिसाब से याद रखो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में नजदीक का ऑब्जेक्ट को ये फोकल लेंथ जब कम है तो ऐसे में वो उसी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करा पाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल, लेंस बिकम थिक, ठीक है, या बल्ज, फोकल लेंथ डिक्रीजेस, वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब यहां पर बात यह आती है कि सर जो हमारी नॉर्मल आंखें हैं, जिनको चश्मे नहीं लगे, नॉर्मल तो सभी आंखें, पर जिनको चश्मे नहीं लगे उनके केस में क्या होता है कि हमारी लेंस दूर की दूर, कितना दूर बिना क्या कहते हैं, ये जो इमेज है एग्जैक्टली रेटिना पे बने, तो व्हाट इज देयर दैट फार पॉइंट, मैक्सिमम कितनी दूर तक एडजस्टमेंट कर सकता है, और नजदीक के लिए वो लिमिट क्या है ना, इसकी लिमिट है ना कि भाई कितना पतला हो जाएगा, कितना मोटा हो जाएगा। सो दैट फार पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस फॉर या ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, हमारी इंसानों की नॉर्मल आंखों के लिए कितना है, सो दैट नॉर्मल फार पॉइंट इज इंफिनिटी and normal near point is 25 सेंटीमीटर। बोलेंगे मतलब अच्छा, नॉर्मल नियर पॉइंट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इंफिनिटी हो गया। सो इसका मतलब यह है कि अगर मैं सर कोई किताब को लेके और मैं कोई चीज पढ़ना चाहता हूं, यहां लिखा हुआ है, सो व्हेन आई टेक इट क्लोज, पढ़ पा रहा हूं, अब जो है यहां पर काम बिगड़ गया, अब मुझे ब्लर भी दिख रहा है और आंखों में स्ट्रेस भी हो रहा है, सर दर्द कर रहा है मेरा। तो व्हेन द डिस्टेंस इज अप टू 25 सेंटीमीटर, तब तक तो कहानी ठीक है। जैसे ही 25 से कम क्लोज आ जाता है तो हमारी जो आई लेंस है उसके लिए एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। सो द नॉर्मल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, प्रॉपर विजन इज 25 सेंटीमीटर। 25 से ज्यादा पास लाने की कोशिश करोगे, जो लेंस है वो उसको एडजस्ट, मतलब उसका एडजस्टमेंट फोकल लेंस जो है उस हद तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यानी कहानी कहां तक सही है, 25 से लेके इंफिनिटी, है ना। चांद भी अगर दिखता है तो उसकी इमेज बराबर रेटिना पे बन रही है, ऐसा सर नहीं दुखेगा, अरे यार ब्लर हो रहा है, बहुत टेंशन है, ठीक है। सो इस ऐसे केस में जो हमारा नॉर्मल फार पॉइंट है वो इंफिनिटी है, नॉर्मल नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। जिनको, अब मैं आता हूं डिफेक्ट पे, जिनको अब देखो सिर्फ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, जो नजदीक का डिफेक्ट और पास का डिफेक्ट, जो दूर का डिफेक्ट जो होता है, सिर्फ वही नहीं है। इसके अलावा देयर इज एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, ठीक है। तो हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया कवर करेंगे, पर जो एस्टिग्मेटिज्म है या कैटरैक्ट इज फेमस, तो थोड़ा सा वो जान सकते हो उस बारे में कि उसमें क्या होता है। कैटरैक्ट में मोतिया बिंदु या मोतियाबिंब कहते हैं, उसमें व्हाट हैपेंस इज कि ज्यादातर एजिंग के साथ होता है कि आंखों के ऊपर ना छोटा सा व्हाइट स्पॉट आएगा, ये जो हमारा ब्लैक वाला हिस्सा है उस पर छोटा सा व्हाइट स्पॉट आएगा, और फिर वो दैट इज अ हेजी मेम्ब्रेन, वो स्पॉट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो व्हाइटनेस जो है वो उसका रेडियस बढ़ता जाएगा और पूरे ब्लैक वाले हिस्से को कवर कर लेगा। वो क्लाउडी सा होता है, वो ब्लैक वाले को कवर कर लेगा। जब पूरा कवर कर लेगा तो दैट विल लीड टू ब्लाइंडनेस, और छोटा सा भी स्पॉट है तो उस हिस्से से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसको लेजर ट्रीटमेंट से वो मोतियाबिंद को या फिर कैटरैक्ट को ऑपरेट लेजर से उसको निकाल दिया जाता है, तो दैट इज अब इतना मुश्किल नहीं रहा है प्रोसेस, बट एज के साथ वो चीज होती है,
ठीक है। तो हम यहाँ पर, और ना ही एस्टिग्मेटिज्म को हम यहाँ बात कर रहे होंगे, एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंसेज लगते हैं, हमारे आंखों का कर्वेचर कुछ केसेस में जो है आंखों का कर्वेचर जो है वो डिस्टर्ब्ड रहता है, प्रॉपर स्पेरिकल नहीं होता, तो ऐसे केस में सिलिंड्रिकल लेंसेज से उनका जो डिफेक्ट है वो ठीक किया जाता है। हम जो बात करेंगे एकदम नॉर्मल आई डिफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, उसके अलावा एक और रहेगा दैट विल बी प्रेसबायोपिया। तो वो क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, वो हम देखेंगे। तो कहानी यही है कि इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर जो है इसी में किसी एक का गड़बड़ होता है इन केसेस में, ठीक है। सो अब नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो जैसे हमने समझा कि जो इमेज है वो कहां बनता है, एग्जैक्टली ऑन दी रेटिना, ठीक है। तो इमेज फॉर्म बाय नॉर्मल आई ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इज फॉर्म्ड ऑन दी रेटिना, रेटिना पे उसका इन्वर्टेड इमेज ऐसे फॉर्म होता है। ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर मेरी आंखों में चश्मा नहीं है, मतलब कि दूर की चीज हो या पास की चीज हो, प्रॉपरली शार्पली रेटिना पे इमेज बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आई डिफेक्ट की, ठीक है, तो इसमें दो आते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मैं पहले मायोपिया को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। तो भैया नियर साइटेडनेस तो ये लग रहा है, नियर वर्ड आ गया तो मुझे लगता है कि नजदीक का डिफेक्ट होगा। तो नियर साइटेडनेस का मतलब नजदीक का डिफेक्ट नहीं है, नियर साइटेडनेस का मतलब नजदीक का ही दिखना, मतलब नियर विजन मेरा परफेक्ट है, लेकिन डिफेक्ट कहां है मेरा, डिफेक्ट इज ऑफ फार विजन। मेरी गड़बड़ी कहां है, फार विजन की, ठीक है। दिस इज द डिफेक्ट, याद रखना। सो कंफ्यूज नहीं होना, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, नियर इज ओके पर फार इज नॉट ओके। नियर साइटेड मतलब नजदीक का ही दिखना, ठीक है। तो ऐसे में नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिख रहे हैं, फार ऑब्जेक्ट्स का ब्लर दिख रहे हैं, अनक्लियर दिख रहे हैं। तो भाई ऐसे में क्या होगा, दूर की चीजों को देखने के लिए हमको चश्मे की जरूरत पड़ेगी, है ना। दूर की चीजें ब्लर दिख रही है, चश्मे की जरूरत पड़ेगी। जैसे बच्चा है वो नोटबुक में तो सही से लिख पाता है देख के क्लियरली, पर उसको टीचर और बोर्ड जो है वो उसको, है ना, पीछे बैठा है, पीछे की बेंचेस में बैठा है और बोर्ड उसको साफ नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है। तो दैट इज द मायोपिया वाला कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा चश्मा लगेगा भाई, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मायोपिया में जैसे मैंने बताया कि नजदीक का जो है वो क्लियर है, तो नियर विजन जो क्लियर है वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर नियर ऑब्जेक्ट है और नियर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो क्या हो रहा है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, उसका इमेज प्रॉपरली यहां पर फॉर्म हो पा रहा है ना, यहां पर फॉर्म हो पा रहा है। तो क्योंकि मायोपिया है इसमें नजदीक का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज बन रहा है। पर अगर मैं फार ऑब्जेक्ट जो अनक्लियर दिख रहा है, तो फार ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, ऐसे केस में जो इमेज है, मान लो ये ऑब्जेक्ट फार, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, दूर है, ठीक है, इसको इतना ही पास नहीं है, दूर है। तो ऐसे केस में इसको जितना पतला होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, ये उतना पतला नहीं हो पा रहा, जिससे फार अवे ऑब्जेक्ट्स का इमेज जो है वो कहां पर बन रहा है, रेटिना पर नहीं बन रहा, उससे थोड़ा पहले ही इमेज बन जा रहा है। सो वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, क्या वो रेटिना पे बन रहा है, नहीं। क्या वो रेटिना के पीछे बन रहा है, नहीं। द डिफेक्टेड विजन इन द मायोपिया वाला केस यानी फार ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने इमेज बन रहा है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो सर ठीक है, अब इसको ठीक कैसे किया जाए, तो देखो अब इसको ना थोड़ा सा तुमको सिंप्लीफाई करने के लिए आई कैन ऑल्सो ड्रॉ अगेन। तो क्या कर सकते हो कि सपोज ये फार ऑब्जेक्ट है, राइट, और यहां पर जो हमारा आई है, ये लेंस है, ये उतना पतला नहीं हो पाया, तो अब जो रे यहां से गया है, ठीक है, वो इसका इमेज रेटिना पे ना फॉर्म करके रेटिना के थोड़ा पहले इमेज बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट डिफेक्ट। तो ये याद रखना कि इन केस ऑफ मायोपिया
वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस, ठीक है, या फार अवे ऑब्जेक्ट्स का इमेज कहां पर फॉर्म होता है? ऑप्शन होगा इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ऑन द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, या फिर कुछ और। तो तुमको यहां पर याद रहना चाहिए फार अवे ऑब्जेक्ट्स का मायोपिया में रेटिना से थोड़ा सा आगे ही, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही इमेज फॉर्म होता है। सर ऐसे में क्या करें, कैसा लेंस लें? ऑप्शन है कि भाई कॉनकेव लेंस ले सकते हो या कॉन्वेक्स लेंस ले सकते हो। तो ये बताओ कि मेरे को कौन सा लेंस सूटेबल होगा इन जनरल। कॉनकेव लेंस रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, दूर फेंकता है। कॉन्वेक्स लेंस रेज को क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है। हमको रेज को और कॉन्वर्ज करना है या थोड़ा सा दूर फेंकना है? थोड़ा सा डाइवर्ज करना है। तो ऑब्वियसली वी विल नीड अ डाइवर्जिंग लेंस। हमको क्या लगेगा सर? यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी एक डाइवर्जिंग लेंस की, जो क्या कर पाए, जो इन रेज को थोड़ा यहीं डाइवर्ज कर दे, और यहां डाइवर्ज करने से आगे जो रेटिना जितना कन्वर्ज कर पा, सॉरी जो आई लेंस जितना कन्वर्ज कर पा रहा है वो करे। सो व्हाट इज द करेक्टिव लेंस? द करेक्टिव लेंस इज द कनकेव लेंस। करेक्टिव लेंस कौन सा है यहां पर? कनकेव लेंस। कौन से केस में? मायोपिया में। लेकिन कोई भी कबाड़ी में से कनकेव लेंस निकाल तो काम चलेगा कि पर्सन का? नहीं। कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, है ना। चश्मे लगते हैं तो जाके वो टेस्टिंग होता है ना कि कितना डिफेक्ट है, उस हिसाब से सो सूटेबल फोकल लेंथ का कनकेव लेंस से काम यहां पर चल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि जिसको मायोपिया हुआ है उसमें कनकेव लेंस लग रहा है, तो उसका चश्मे का नंबर क्या होगा? माइनस में होगा या प्लस में होगा? कनकेव का फोकल लेंथ हमने पढ़ा है लाइट चैप्टर में, कनकेव जो है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है। तो ऑब्वियसली पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या हो गया? नेगेटिव में हो गया। तो जिनका मायोपिया है उनका नंबर माइनस में होगा। याद रखना आसान हो गया, एम फॉर मायोपिया, एम फॉर माइनस। तो जिसका नंबर नेगेटिव में है, पावर नेगेटिव में है आंखों के चश्मे का, उनको मायोपिया है। समझ में आ गया आपको? जिनका प्लस में है उनका हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इनका वो 25 सेंटीमीटर वाला गड़बड़ी है या इंफिनिटी वाला गड़बड़ी है? सर इंफिनिटी वाला गड़बड़ी है, 25 वाला। नजदीक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है फार का। मतलब अगर एक नॉर्मल इंसान है उसको बहुत दूर की चीज भी दिख पा रही है, पर जिसको मायोपिया हुआ है उसको बोर्ड की चीज नहीं दिख पा रही है, थोड़ा दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रहा। तो यानी उसका जो इंफिनिटी होना चाहिए था नॉर्मल पॉइंट, अब वो शिफ्ट हो गया। अब शायद वो 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर ऐसे ही कुछ रह गया, ठीक है। तो हमको चश्मा ऐसा प्रदान करना है कि वो दूर की इंफिनिटी की चीज को भी सही से उसकी आंखें देख पाए। तो उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल होगा, वो हम देखेंगे दोनों टाइप के डिफेक्ट के लिए, बट फिलहाल हम इसको कवर कर लेते हैं। सो फार ऑब्जेक्ट के लिए कनकेव लेंस लगाया ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, थोड़ा सा इसने डाइवर्ज किया, और फिर आंखों के लेंस ने उसको प्रॉपरली आगे की तरफ थोड़ा सा रेटिना पे जाके इमेज फॉर्म करा दिया। सो कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ इज द करेक्टिव मेजर हियर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑब्वियसली पावर नेगेटिव में होगा। आगे बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। सर फार साइटेडनेस, इसका मतलब कि यहां पर फार विजन इज ओके, मतलब इंफिनिटी वाली कहानी चंगी है, ठीक है। यहां पर दिक्कत कहां है? यहां का डिफेक्ट है नियर का, नियर विजन का डिफेक्ट है, यानी 25 वाली कहानी जो है गड़बड़ है। मतलब नॉर्मल आंखों के लिए जो नियर पॉइंट 25 है, ठीक है, अब जिनको हाइपरमेट्रोपिया है उनका नियर पॉइंट अब 25 से बढ़ गया। मे बी वो यहां तक भी नहीं पढ़ पा रहे। मतलब जो हो सकता है कि उनका नियर पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या होगा कि 100 सेंटीमीटर तक की चीजें उसको अब नहीं दिखेंगी, ये डिस्टेंस पे रख के ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट डू, उसके केस में क्या होना चाहिए? ऐसा कोई लेंस मिल जाए कि भाई वो उसके लिए वो आंखें नॉर्मल हो जाए, यानी 25 तक वो चीजें सही से देख पाए। तो यस, हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि भाई फार ऑब्जेक्ट्स के केस में
क्योंकि यहाँ पर फार साइटेडनेस है, फार विजन ओके है, तो दूर की चीज एकदम प्रॉपरली रेटिना पे बनेगी, एकदम प्रॉपरली रेटिना पे बनेगी, आगे नहीं, रेटिना पे बनेगी एग्जैक्टली फार ऑब्जेक्ट के केस में। दिस इज नॉर्मल विजन, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ है, नजदीक का, नियर ऑब्जेक्ट्स जो है, नजदीक का जो ऑब्जेक्ट है वो अनक्लियर है। सो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस जितना मोटा होना चाहिए था नहीं हो पाया, और इमेज कहां बन रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ये याद रखना, पूछते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, ठीक है। तो ऐसे केस में अब क्या करें, तो जिनको भी हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उनको दूर का ऑब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्फिनिटी तक की चीजें उसको प्रॉपरली रेटिना पे बन रही है, पर जो नजदीक की चीजें हैं, नजदीक का ऑब्जेक्ट है, वैसे केस में इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना से थोड़ा सा पीछे की तरफ बन रहा है। तो यहां पर हमको क्या, किस चीज की जरूरत है, वी वांट कि भाई इमेज जो है एग्जैक्टली कहां बने, रेटिना पे, थोड़ा सा और जल्दी कॉन्वर्ज करें। तो और जल्दी कॉन्वर्ज करें तो यहां पर करेक्शन के लिए कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कॉन्वर्ज करना है हमको। सो कन्वर्जिंग लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यहां पर काम चल जाएगा, उससे लेंस लगाओगे, नजदीकी चीजें हैं, यहां पर थोड़ा कन्वर्ज कर दिया उसने और थोड़ा सा कन्वर्जेंस आगे हुआ, एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज बन गया। तो लिटिल कन्वर्जन हियर, लिटिल कन्वर्जन देयर। ये डॉटेड लाइन के टेंशन में मत आना, ठीक है। आप इसको करेक्टिव लेंस ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई हमारा ये बाहर का लेंस है और ये आंखों के अंदर का लेंस है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट। सो थोड़ा सा कन्वर्जेंस क्या हुआ, इसने कर लिया, थोड़ा सा कन्वर्जन यहां हुआ और फिर इमेज जो है वो इधर इधर फॉर्म हो गया, ठीक है। आप इसको और बेहतर कैसे बना सकते हो पता है, कि सबसे पहले ना उल्टा शुरू करो, मतलब सबसे पहले जो डायग्राम जो बनाओगे ना, तो पहला कन्वर्जन यहां दिखा दो कि भाई ऐसे कन्वर्ज हुआ, फिर दूसरा कन्वर्जन यहां दिखा दो कि भाई ऐसे हुआ, और फिर इसको इससे जोड़ दो, ठीक है। थोड़ा कन्वर्ज ये किया, थोड़ा कन्वर्ज इसने किया, ओके। सो हियर यू यूज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो जिनका भी पावर प्लस में है उनकी कहानी क्या है, दे हैव हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, प्रेस बायोपिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। अक्सर ये जो तकलीफ है ये शुरू होती है उम्र के 40 साल के पड़ाव के बाद। तो जिनको भी मतलब एक एज के बाद जो चश्मे लगते हैं, है ना, 40 इयर्स के बाद अक्सर जो चश्मे देखते हो तुम, लगते हैं काफी लोगों को, नॉट टू ऑल। तो उस केस में उनको क्या है, दे हैव गॉट कॉट विथ प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है ना कि आंखों का कर्वेचर जो है ना स्पेरिकल, हमारी आंखें जब हम पैदा हुए एकदम परफेक्ट स्फीयर है, तो उम्र के साथ क्या होता है वो टिश्यू भी थोड़े ढीले होते हैं, तो कर्वेचर गेट्स डिस्टर्ब्ड, और ऐसे केस में उसका जो स्पेरिकल नेचर है वो लूज होने की वजह से अब वो एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज नहीं बन पाएगा, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब यहां पर क्या रहेगा, ये एक तरीके से जो नियर विजन है उसी में ज्यादातर दिक्कत होती है, ठीक है। नजदीक का विजन ही यहां पर डिस्टर्ब होता है मैक्सिमम, इन मेजॉरिटी केसेस। एक और बताऊंगा मैं। सो ऐसे में क्या होता है कि जिनको देखा होगा तुमने, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको ना नजदीक की चीज, सुई में धागा डालना या बुक पढ़ना ऐसे नॉर्मली वो डिफिकल्ट होता है, उसके लिए चश्मा लगता है, ठीक है। पर एक और बात यार ना, प्रेस बायोपिया में एक और चीज होती है जो और भी मतलब जो कुछ केसेस में दिखा था, काफी केसेस में, कुछ केसेस में, कि जिनको चश्मे ऐसे लगते हैं जिसमें यहां पे गोल अलग दिख रहा है और ये ऊपर कांच दोनों तरफ ऐसा दिख रहा है, या फिर इस टाइप का, मतलब ये नीचे जो है वो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ऊपर कनकेव लेंस लगा हुआ है, मतलब ऊपर दूर के चीजों को सही करने के लिए और नीचे जो है वो नजदीक की चीज सही करने के लिए, मतलब समथिंग लाइक दिस। ऊपर कॉनकेव है, नीचे कॉन्वेक्स है। सर ऐसा क्या होता है, दिस इज द बाइफोकल लेंस। क्या है ये, बाइफोकल लेंस है। बाइफोकल लेंस मतलब दोनों टाइप का लेंस लगा हुआ है,
प्रेस बायोपिया के काफी कंडीशंस में ऐसा भी देखा जाता है कि नजदीक और दूर दोनों का विजन गड़बड़ है, तो फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज को देखने के लिए कॉनकेव लेंस है, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या है, कॉनकेव लेंस है, और पास की चीजों को देखने के लिए क्या है, नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सो बाइफोकल लेंसेज भी यूज किए जा करते हैं जब ऐसे दोनों जगह डिफेक्ट होता है। तो एक केस ऐसा है कि भाई फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर, नियर ऑब्जेक्ट्स अनक्लियर, तो ये नॉर्मली जब सिर्फ हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है, पर ऐसा भी होता है जब दोनों प्रेस बायोपिया के एक कंडीशन में ऐसा भी होता है कि फार और नियर दोनों डिफेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर ये वो वाला केस है कि फार भी डिफेक्टेड है और नियर वाला भी डिफेक्टेड है। तो ऐसे केस में हमको क्या लगता है, टू करेक्ट बाइफोकल लेंसेज ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है। सो ओल्ड एज नॉर्मली 40 ईयर्स के बाद मसल्स नियर द लेंस गेट लूजन, ठीक है, द स्पेरिकल नेचर ऑल्सो गेट्स लॉस्ट, और फिर या तो जो सिलेरी मसल लूज होने की वजह से या तो स्पेरिकल नेचर लॉस होने की वजह से फोकल लेंथ डिस्टर्ब होता है या इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे नहीं बन पाता, और जो 25 सेंटीमीटर वाला जो कहानी है वो डिस्टर्ब होता है जब सिर्फ दूर वाली डिफेक्ट है। जब पास और दूर दोनों का है तो इन्फिनिटी वाला भी डिस्टर्ब हो गया और 25 वाला भी डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे केस में बाइफोकल लेंसेज का सहारा लेना पड़ता है। आप याद रखना कि अगर 25 सिर्फ अगर हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है तब बाइफोकल नहीं लगेगा, सिर्फ हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में क्या लगता है, तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, यस कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना होगा। लेकिन जो बाइफोकल है वो कब लगेगा, जब आपका नजदीक और दूर दोनों का डिफेक्ट है, ठीक है। दिस नॉर्मली हैपेंस ड्यू टू एजिंग, ठीक है। तो आप ना एक काम करना कि इसमें ये जो कहानी है यहां से यहां तक का, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रेस बायोपिया में हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कहानी यूज होगी। और अगर नजदीक का भी डिफेक्ट है और दूर का भी डिफेक्ट है, ऐसे केस में क्या लगता है, बाइफोकल लेंस लगता है, ठीक है। मेक इट सिंपल। और इस तरीके से बाइफोकल लेंस जो है वो दिखता होता है, ठीक है। सम पीपल डेवलप कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेस मायोपिया, सो उस केस में बाइफोकल लेंस का सहारा लेना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये याद रखना, प्रेस बायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, कैसे नॉर्मली। आगे देखें तो आगे है अपना, अब देखो ह्यूमन आई वाला हिस्सा तो खत्म हो गया सर, ह्यूमन आई वाला हिस्सा डन हो गया। अब जो दूसरा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, दैट इज कलरफुल वर्ल्ड, उसको भी अपन समझ लेते हैं कि भाई जो उसमें कुछ फिनोमिना जैसे रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, डिस्पर्जन, तो वो हम देखेंगे बारी बारी से, ज्यादा कुछ नहीं है, देखना ध्यान से, इजीली समझ में आ जाएगा। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तुमने देखा होगा कि जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म या प्रिज्म, कांच के ऐसे ट्रायंगुलर है ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके ऊपर अगर व्हाइट लाइट मारी जाए, इसके ऊपर अगर व्हाइट लाइट मारी जाए तो वो लाइट जो है वो 7 रंग बन के यहां से ऐसे बाहर निकलती है, ठीक है। और इस 7 रंग के कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। और पैटर्न क्या होता है, नीचे वायलेट, ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर कहते हैं भाई रेनबो का ये विबग्योर। और इस फिनोमिना को, ये जो लाइट स्प्लिट हो गई, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। पर याद रहे कि अगर ये तभी होगा जब व्हाइट लाइट है, क्योंकि व्हाइट लाइट में ही 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर की लाइट होती है। अगर तुमने सिंगल कलर कोई लिया, मान लो सिर्फ रेड कलर लिया, तो वो सिर्फ रिफ्रैक्शन दिखाएगा, सिर्फ ऐसा बेंड होके दिख जाएगा, वो स्प्लिट नहीं होगा। इसमें से कोई भी सिंगल कलर लिया तुमने तो स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। व्हेन यू टेक व्हाइट लाइट तब ये स्प्लिटिंग होती है, तब ये डिस्पर्जन होता है। सो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। सो व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म या वैसा कोई मटेरियल, जैसे कि पानी का ड्रॉप भी होगा तब भी होगा, ठीक है, तो इट गेट्स स्प्लिटेड। क्योंकि व्हाइट लाइट में क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है, 7 कलर्स हैं इसके अंदर। इस व्हाइट लाइट में व्हाइट दिख रहा है, पर व्हाइट लाइट में 7 कलर कंपोनेंट्स हैं। और
इसी फेनोमेना को, इसी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड दिस 7 कंपोनेंट के पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कहानी आपको दिख रही होगी। सबसे ज्यादा बेंडिंग हुई है वायलेट की, मैक्सिमम बेंडिंग जो है वो किसकी हुई है, वायलेट लाइट की हुई है, और सबसे मिनिमम बेंडिंग किसकी हुई है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट पाथ ना, तो मिनिमम बेंडिंग किसकी हुई है, रेड की हुई है। ठीक है, याद रखना वेवलेंथ के मामले में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ, ये लैम्डा पढ़ा होगा 9th में। ठीक है, तो यहां पर वेवलेंथ छोटा है, यहां पर वेवलेंथ बड़ा है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसमें बेंडिंग मिनिमम हुई है, बेंडिंग क्या हुआ है यहां पर, मिनिमम हुआ है, और जहां पर वेवलेंथ कम है उसमें बेंडिंग क्या हुई है, बेंडिंग हुई है मैक्सिमम, याद रखना। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि व्हाइट लाइट क्योंकि 7 कलर कंटेंट करता है इसलिए स्प्लिटिंग होगी। अगर तुमने सिंगल कलर, कोई सिंगल लाइट लिया और फिर प्रिज्म पे मार रहे हो, मान लो तुमने प्रिज्म लिया और सिर्फ एक सिंगल कलर की लाइट मार रहे हो उस पे, ठीक है, सिर्फ मान लो येलो कलर की लाइट मार रहे हो, तो क्या ये स्प्लिटिंग करेगा, नहीं, ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा ऐसे केस में। ठीक है, सिर्फ ये बेंडिंग होगा, उसमें स्प्लिटिंग नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट, इनटू इट्स कंपोनेंट्स या 7 कंपोनेंट्स ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कलर्स। ठीक है, व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट करते हैं, पर ये याद रखना कि जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम है, जैसे कि रेड कलर का, उसमें बेंडिंग क्या हुई है, मिनिमम हुई है, और जिसका वेवलेंथ जो है वो मिनिमम है, जैसे यहां पर वायलेट कलर का, उसमें बेंडिंग क्या होती है, सो दिस इज बेंडिंग टेंडेंसी, बेंडिंग क्या हुई है, मैक्सिमम हुई है। ठीक है, ओके सर सिंपल है। द स्प्लिटिंग ऑफ वायलेट इनटू 7 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म या पानी का ड्रॉप्स इस चीजों पे हो सकता है। एक और चीज, अगर 2 प्रिज्म लिया तो क्या होगा सर, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक 2 प्रिज्म, उल्टा, एक के सामने दूसरा उल्टा, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। तो जैसे मान लो ये एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, काफी क्लोज रखा, सामने स्क्रीन रखा, यहां से व्हाइट लाइट मार दी, यहां पर स्प्लिटिंग तो हुआ, स्क्रीन रखोगे रेनबो दिखेगा, पर क्योंकि सामने एक उल्टा प्रिज्म लगाया है वो एकदम अपोजिट फिनोमेना कर देगा और वापस से रिकंबाइन कर देगा। ठीक है, सो दिस इज क्या हो रहा है यहां पर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट हो जाता है when you take double prism, so it is called Newton's double prism effect। न्यूटन बाबा का, ठीक है, कहानी है जिसमें व्हाइट लाइट डबल प्रिज्म लगाए, एक के सामने दूसरा उल्टा, तो पहले रेनबो फॉर्म हुआ, स्पेक्ट्रम बना, फिर वो रिकंबाइन हो गया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। अब यहां पर हमने डिस्पर्जन तो समझ लिया, ठीक है, पर एक और चीज हमको देखनी है सर, समझनी है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक फिनोमेना बता दिया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स व्हेन इट इज हिट ऑन प्रिज्म जैसा मटेरियल, डिस्पर्जन। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सर हमने लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन भी पढ़ा, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज हिट ऑन पॉलिश सरफेस। रिफ्रैक्शन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो बेंड करता है, सही बात है। अब क्या होता है ना, देखो तुमको ये कहानी भी पता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो कहां बेंड करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्मल, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देखो ये सीधा रास्ता हो सकता था, पर रेयर से डेंसर में क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करने की टेंडेंसी रखता है, ऊपर नहीं बेंड करेगा, नीचे बेंड करेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है वो। ठीक है, व्हेन इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लाइट यहां से सेंड कर रहे हैं अपन, ठीक है, सो लाइट को ऐसा सेंड कर रहे हैं, यहां से लाइट जा रहा है, टॉर्च इधर से मार रहा है, डेंसर मतलब पानी से हवा में, तो ऐसे में क्या होगा, ये सीधा रास्ता हो सकता था, ये नॉर्मल है, क्या ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, नहीं, डेंसर से रेयर में गया था, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां बेंड करेगा, तो इधर बेंड किया मान लो। ठीक है,
अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। अब ये एक ही बात जाननी है कि जैसे जैसे दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाता हूं, फॉर एग्जांपल दिस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाता हूं, ठीक है, लाइट को मान लो यहां से सेंड कर रहा हूं, ये बढ़ा, सर ये तो एकदम पैरेलल हो गया। यस, इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका रिफ्रैक्शन एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्यों क्रिटिकल एंगल? क्योंकि अब अगर तुम लाइट और ज्यादा तुम कोशिश कर रहे हो कि सर इससे भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले तो क्या होगा, क्योंकि हो तो सकता है, यस देयर इज पॉसिबिलिटी। सो जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रख रहा हूं, ऐसे में लाइट अब क्या ही भाई 90 डिग्री तो हो गया, क्या अब अंदर आएगा? हाँ अंदर आएगा। इसी अंदर आने के प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर दो बातें। पहली बात, क्या ये चीज होगी जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा? नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। पर इसको नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखते हैं भैया, नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है। दिस इज डेंसर मीडियम है ना, एंड दिस इज रेयर मीडियम। सो लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर। यहां से कहानी इधर जानी पड़ेगी। सो हम ले लेते हैं भैया, टॉर्च ले लिया और टॉर्च के हमने ऐसे मारा कि भाई एक रे यहां जा रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, अलग अलग एंगल्स पे जा रहा है। आप समझ रहे हो? अब लाइट जो एकदम सीधी जा रही है भाई सीधी निकलेगी, है ना, ये लाइट तो सीधी निकलेगी भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जस्ट सी दिस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, ये और ज्यादा बेंड होता जाएगा। जस्ट सी दिस, जस्ट सी दिस, जस्ट सी दिस। तो इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलूंगा मैं, दिस इज क्रिटिकल एंगल। कब? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। डिफाइन कर सकते हो क्रिटिकल एंगल, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to which angle of refraction is 90 degree, ठीक है, that angle of incidence is called critical angle। जब लाइट इससे भी ज्यादा एंगल पे हिट करेगी विद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, I is greater than C, ऐसे में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन, डेंसर टू रेयर, दूसरा I greater than C। लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दूसरा I एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो डिफाइन करें तो ऐसा है, इस प्रकार है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मिटा दें बाकी सब चीजें, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम विद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दोनों कंडीशन बता दी, डेंसर से रेयर भी और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द रिफ्रैक्टेड रे इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग आउट अगेन goes back into the same medium, this is called total इंटरनल रिफ्लेक्शन। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं डिफाइन, जैसे रिफ्लेक्शन को किया था, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन it tends to enter, ट्राई एंटर तो कर नहीं पाया, when it tends to enter from denser to rarer medium with angle of incidence greater than critical angle, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगा, टेंड्स टू एंटर विद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट विल शो रिफ्लेक्शन, राइट। सो द बाउंसिंग, द प्रोसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट टेंड्स टू एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम विद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दैट इज डन, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, अब आप बहुत आसानी से समझ जाओगे भैया रेनबो कैसे फॉर्म होता है। एक बात याद रखना कि रेनबो हमेशा ऐसे कभी नहीं फॉर्म होगा, नॉर्मली
भाई धूप तो होनी चाहिए, साथ में बारिश भी होनी चाहिए। तो धूप और बारिश ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, है ना, पानी की बूंदें और धूप। और एक बात, तुमको रेनबो कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई सन इधर है उसके नीचे रेनबो दिख रहा है। द कंडीशन इज सन हमेशा रेनबो के अपोजिट साइड में रहेगा। मतलब तुम ऐसे देख रहे हो रेनबो, सन तुम्हारे पीछे है, सो सन हियर रेनबो हियर। सो दिस इज, अपन डायग्राम पिक्चर में क्या करते हैं, अपन बचपन में पेंटिंग रेनबो सन सब एक साथ दिखा देते हैं। रेनबो सामने है तो सन पीछे। सो दिस इज दी सन, यहां बारिश हो रही है, पानी की बूंदे हैं, लाइट, व्हाइट लाइट, सन से जो लाइट आती है, भले सन हमको येलो दिख रहा है पर वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, वो हम आगे देखेंगे। पर जो व्हाइट लाइट आ रही है वो यहां पर क्या होगी, सबसे पहले प्रिज्म की तरह डिस्पर्जन हुआ सर। सो डिस्पर्जन हुआ, है ना, 7 रंग में स्प्लिट हो गया। पर क्या अभी दिखेगा? नहीं सर। अभी यहां पर लाइट अगर इधर से निकल जाए तब तो मजा नहीं आएगा। लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगी। देखो ये वाटर, ये एयर, रेयर टू डेंसर टू रेयर। पर क्या रेनबो हमेशा दिखेगा जब धूप और बारिश होगी? नहीं, वो एंगल भी तो होना चाहिए। सो नाउ हियर द कंडीशन इज कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के ज्यादा होने की वजह से अब क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर तो इंटर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पर इधर क्या हुआ पहले वो था। इधर हुआ एक तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन तो हुआ ही, साथ में डिस्पर्जन भी हुआ, ठीक है। तो पहली बार जब लाइट बूंद पे हिट किया तो रिफ्रैक्शन नेचुरली हुआ, पर उसके साथ साथ, है ना, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन तो होता ही है। पर पहली बार जब क्या हुआ, जब वो हिट किया तो डिस्पर्जन हुआ, और फिर दूसरी बार जब हिट किया अंदर की तरफ से तो वो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। और अब जो यहां से फिर से ये आ रहा है, यहां से हमको इस पर्टिकुलर एंगल पे रेनबो दिखाई दे रहा है। रेनबो भी 2 टाइप का होता है, एक ब्राइट सा होता है, एक थोड़ा सा फेंट होता है, और अक्सर वो ऊपर नीचे फॉर्म होता है। तो प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, इसके बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग अलग एंगल्स पे बनते हैं। सो व्हाइट लाइट, सन पीछे, रेनबो आगे बन रहा है, बारिश यहां पर है। सो दिस इज जस्ट एक्टिंग एज अ प्रिज्म। जितने भी बूंदे हैं तो यहां पर आया, स्प्लिट हुआ, तो यहां पर हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दिख रहा है। सर रेनबो हमेशा हमको सेमी सर्कल क्यों दिखता है? तुम ऊपर से देखो आसमान से, वो सर्कल भी दिखेगा एरोप्लेन से। सो बेसिकली हमको, क्योंकि आधा ही है ना, हमको सिर्फ एक ही हमारा जो होराइजन है उसमें नीचे उसके अर्थ गोल है ना भाई, तो नीचे का ऐसे थोड़ी दिख रहा है, ठीक है, इसलिए हमको ऐसे फॉर्म में दिख रहा है, आर्क की फॉर्म में, राइट। सो दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। तो हमने जो इससे पहले 2 फिनोमेनन्स पढ़े, कौन से, एक वो प्रिज्म वाला डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन में दोनों चीजें काम आ रही है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ, उसके बाद हमको रेनबो दिख रहा है, ठीक है। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी में फर्क यही है कि एक में क्या हो रहा है, डायरेक्टली लाइट जो है यहां से आ गया। दूसरे केस में क्या होता है कि यहां पर इंटर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर एक बार इंटर रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद आता है लाइट बेंड होकर, ठीक है। तो 10th के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। ये समझ में आ गया, डिस्पर्जन भी है यहाँ पर, इंटर रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। ओके, सो 1 रेनबो इज फॉर्म बाय, एक यहां पर 1 रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन, तो 2 जगह रिफ्रैक्शन हुआ है, राइट। और अगर मैं बोलूं तो रेनबो इज फॉर्म बाय डिस्पर्जन एंड इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और प्लस अगर ये बोला जाए कि कितनी बार रिफ्लेक्ट हुआ है, कितनी बार रिफ्रैक्ट हुआ है, तो 2 जगह रिफ्रैक्ट हुआ है, 1 जगह रिफ्लेक्ट हुआ है, राइट। पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई बोले कि हाँ भाई रेनबो इज फॉर्म बाय डैश, ठीक है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन में फर्क है, राइट। तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें तुमको याद ध्यान में रखना है कि अगर एक ऑप्शन रहेगा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो तुमको दूसरा वाला नहीं लिखना है, पहला वाला रिफ्रैक्शन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है और डिस्पर्जन, दैट इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। सो हमने 2 फिनोमेना पढ़ लिए, रेनबो का फॉर्मेशन देख लिया। कमिंग टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है भाई? छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, जब छोटे से टाइनी पार्टिकल्स पे लाइट को जब मारोगे ना, तो क्या होगा कि लाइट जो है उन पार्टिकल से टकरा के और यहां वहां क्या होती है, यहां वहां बिखरती है। सो दिस बिखरिंग ऑफ लाइट, बिखरिंग नहीं लिखना एग्जाम में, तो इस तरीके से अब एग्जाम बोल रहा हूं, जब लाइट जो है टाइनी पार्टिकल्स पे हिट करेगी तो यहां वहां स्प्रेड होगी, ठीक है। सो दिस
तितरिंग बितरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिफाइन कैसे करें? द फिनोमिना इन विच बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन इंटरेक्शन विद टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जो है वो अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा रीडायरेक्ट होता है जब वो छोटे छोटे पार्टिकल से टकराता है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग की वजह से और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना भी होते हैं, जिसका जो हम असर है वो हम समझेंगे कैसे होते हैं सबसे पहले। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स हैं भैया, है ना। अब चाहे डस्ट की बात करें, डस्ट तो फिर भी काफी बड़े पार्टिकल्स है, उसके अलावा ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स, है ना। हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है ना, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, वाटर वेपर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे जो टाइनी पार्टिकल्स है, जो हमारा सन से जो लाइट आ रहा है, सन से जो लाइट आ रहा है वो कैसे लाइट है सर? मैंने बोला था सन जो है वो व्हाइटिश है, आपको यहाँ पर व्हाइटिश ही दिख रहा होगा, है ना, लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं तो हमको येलोइश सा दिखता है, का कारण है सर। सो सन का जो लाइट है वो जब एंटर कर रहा है, तो ये तो फिलहाल स्पेस में एंटर कर रहा है, वहां पर कोई स्पेस में कोई पार्टिकल तो है नहीं, इट इज वैक्यूम। पर जब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जब वो एंटर करेगा तो क्या होगा भाई, वो यहां वहां स्कैटर होगा। पर स्कैटरिंग में भी एक खास चीज होती है, ठीक है जैसे कि ये जो व्हाइट लाइट है मैंने बताया, इसमें सारे रंग है, इसमें बड़े वेवलेंथ वाला रेड कलर भी है, थोड़े से उससे कम वेवलेंथ वाला ये जो येलो ऑरेंज भी है, ठीक है, और थोड़े कम वेवलेंथ वाला ग्रीन कलर भी है, और थोड़े कम लेंथ वाला वो ब्लू वाला भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े से छोटे वेवलेंथ तक का लाइट हमारे इस व्हाइट कलर के अंदर। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये व्हाइट लाइट आ रहा है मतलब समझो कि ये सारे लाइट आ रहे हैं, एक जिसकी वेवलेंथ ज्यादा भी है और दूसरा जिसकी जो वायलेट है इसका वेवलेंथ कम भी है। तो ये लेस छोटे वेवलेंथ वाले भी हैं और बड़े वेवलेंथ वाले भी हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में काफी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो याद रखना कि छोटे पार्टिकल्स बड़े वेवलेंथ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, है ना। बड़े जिसके पास बड़ा इरादा है, बड़ा उम्मीद है, बड़ा वेवलेंथ है, वो आराम से ऐसा करके निकल जाएगा। तो यानी जो ये वाली लाइट है, ठीक है, मान लो मैं थोड़ा सा इसको मैं ऑरेंज टोन दे देता हूं, जो बड़े वेवलेंथ का लाइट है वो आराम से सन से हम तक पहुंच पा रहे, बड़े वेवलेंथ वाली लाइट बिना टकराए या लीस्ट स्कैटरिंग के साथ। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? क्योंकि टाइनी पार्टिकल्स सिर्फ किसको स्कैटर कर सकता है? कैन स्कैटर टाइनी वेवलेंथ, है ना, छोटे वेवलेंथ वाले को स्कैटर कर पाएगा। मतलब वो ज्यादातर वो ब्लू, वायलेट, है ना, उन्हीं लाइट्स को, मतलब मैं कॉम्बिनेशन में कहता हूं कि भाई ब्लू कलर, तो ब्लू वाली लाइट्स को, इन लाइट्स को क्या कर पाएगा, वो स्कैटर कर पाएगा। तो इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो ब्लू कलर की लाइट है, जो छोटे वेवलेंथ वाली लाइट है, वो टकरा के यहां वहां क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी। और जब हम आसमान को देखेंगे तो हमारा आसमान कैसे दिखने लगेगा? ब्लू कलर, क्योंकि आसमान में कौन सा कलर पूरा स्कैटर हो गया, फैल गया है, ब्लू कलर। और कौन सी रंग हम तक पहुंच पा रही है, वो ऑरेंजिश रेड या ऑरेंजिश येलो। इसलिए सन जो है, जो नॉर्मली व्हाइट दिख सकता था, स्पेस में आके देखते व्हाइट दिखता, पर एटमॉस्फेयर के अंदर से हमको कैसे दिख रहा है, वो ऑरेंजिश रेड दिख रहा है, ऑरेंजिश येलो दिख रहा है, ठीक है। सो ये कहानी है, ओके। तो ये पूरा वेवलेंथ के ऊपर है, दिस इज ऑल, ठीक है, कि भैया रेड का वेवलेंथ देखो कितना बड़ा है, जस्ट सी दिस, एक वेव की लेंथ देख लो, यहां पर लैम्डा बड़ा है, ठीक है। वही वायलेट की वेवलेंथ देख लो, एक वेव की लेंथ छोटा सा लैम्डा है, ठीक है। ये स्कैटर कर, छोटे पार्टिकल्स इनको स्कैटर कर पाते हैं, ये वाले को, ठीक है, और इनको स्कैटर नहीं कर पाते। इसलिए द ब्लू कलर गेट स्कैटर्ड मोर एंड द स्काई अपीयर ब्लू। जब हम अर्थ से बात करते हैं तो हमको आसमान ब्लू क्यों दिखता है? आसमान तो डार्क है यार, ब्लू क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इन द एटमॉस्फेयर। सन की लाइट में से, व्हाइट लाइट में से ब्लू कलर
स्कैटर हो गया। रेड कलर ज्यादातर हम तक, रेड या ऑरेंज हम तक पहुंच पा रहा है क्योंकि बड़ी वेवलेंथ है, वो स्कैटर नहीं हो पाई। ठीक है, तो बस तुमको इसका जवाब मिल गया कि वाई डू स्काई अपीयर ब्लू। ठीक है, अब टेंशन ना लेना कि ऐसा नहीं कि वो ओशन का पानी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड सो। सो स्काई अपीयर ब्लू, भाई एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और जो व्हाइट लाइट आ रही है सन से, है ना, व्हाइट लाइट में पूरा कलर कंपोनेंट है, रेड से लेके ब्लू तक का कंपोनेंट है। जो रेड ऑरेंज येलो वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा है तो वो उतना स्कैटर नहीं हो पाते। इन छोटे पार्टिकल्स, ये छोटे पार्टिकल्स उनको रीडायरेक्ट नहीं कर पाते, स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए रेड ऑरेंज येलो वाली लाइट जो है हम तक पहुंच पाती है। सन हमको वैसे रंग का दिखेगा जो कि व्हाइट दिख सकता था, हमको वो रेड ऑरेंज और येलो टाइप का क्यों दिख रहा है, ऑरेंजिश रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम तक अभी वही लाइट हमारी आंखों में जा पा रही है वहां से। जो ब्लू कलर उसके अंदर का था वो तो छन्नी से छन गया, मतलब टाइनी पार्टिकल से छन गया एटमॉस्फेयर के, और वो आसमान में बिखर गया, आसमान हमको ब्लू दिख रहा है। सो व्हाई डू स्काई अपीयर ब्लू? बिकॉज द ब्लू कलर ऑफ द सनलाइट, ठीक है, द ब्लू लाइट्स, ठीक है, फ्रॉम द सन या द शॉर्टर वेवलेंथ्स, द ब्लू कलर ऑफ द वेवलेंथ्स, they get scattered by tiny atmospheric particles, है ना, they get scattered in the atmosphere, so sky appears blue from the earth, from earth, ठीक है, और this is because all, ठीक है ना, वो wavelength वाली कहानी लिख देना। तो ऐसे blue light is scattered more than other colors, ठीक है, because it has shorter wavelength, tiny particles, tiny atmospheric particles can scatter shorter wavelengths only in majority, ठीक है, इसलिए ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर हो रहा है क्योंकि वो टाइनी वेवलेंथ है, टाइनी पार्टिकल उसको रोक पा रहे हैं, उसको स्कैटर कर पा रहे हैं, और स्काई ब्लू दिख रहा है। तो सर इसका मतलब क्या है सर कि अगर मैं किसी ऐसे प्लैनेट पे जाऊं जैसे कि मून, ठीक है, तो जो हमारा मून है उस पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर उस पे एटमॉस्फेयर नहीं है, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई फ्रॉम मून या फिर फ्रॉम स्पेस? एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं वहां पे तो स्काई कैसा दिखता होगा? क्या वो हमारे अर्थ से जैसा स्काई ब्लू दिखता है वैसे वहां पर दिखता होगा? नहीं, उनके लिए स्काई जो है वो डार्क दिखता है। सो स्काई अपीयर डार्क या फिर ब्लैक। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो नो स्कैटरिंग टेक प्लेस। तो वहां पर जो सन है वो पूरा व्हाइट दिखेगा, वहां से सन ऐसा येलोइश नहीं दिखेगा, रेडिश नहीं दिखेगा, वहां से व्हाइट दिखेगा क्योंकि वहां की लाइट पूरी सीधे सीधे आ रही है आंखों में, पूरी व्हाइट कलर आंखों में पहुंच पा रही है। तो सन विल अपीयर व्हाइट, पर पूरा बाकी आसमान कैसा दिखेगा? डार्क या फिर ब्लैक, क्योंकि देयर इज नो स्कैटरिंग, नो, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही। सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सो नो कलर जो कि स्काई का दिखे, सो इट विल अपीयर ब्लैक फ्रॉम मून या फिर फ्रॉम दी स्पेस। इसके बाद है व्हाई डू सन अपीयर मोर रेडिश, ठीक है, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तुमने देखा होगा कि सन का जो कलर है, ठीक है, वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे लाल, सन, सूरज की लाली दिखने लगती है, सन जो है वो काफी रेडिश दिखता है, ठीक है। और ज्यादातर जब तुम किसी ऐसे सनसेट वाली पॉइंट पे हो या फिर समुद्र किनारे हो, ठीक है, उस टाइम पे वो ज्यादा समझ में आता है क्योंकि वो एकदम होराइजन की तरफ हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो पूरी कहानी कैसी है समझ लेते हैं। हमको यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि भाई ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है, कंपेयर टू रेड वाला जो कलर है, ठीक है। तुम बोलो सर ब्लू और रेड की बात क्यों कर रहे हो, 7 कलर है, तो 7 कलर में से मैंने जो 7 जो कलर है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो मैंने इनको जो है और इनको जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया। सो दिस इज बड़ा वाला वेवलेंथ, दिस इज छोटा वाला वेवलेंथ। ये ऑलमोस्ट रेडिश येलो अपीयरेंस देगा और ये ऑलमोस्ट ब्लूइश अपीयरेंस देगा, तो इसलिए हम ब्लू और रेड के हिसाब से इसको बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये होराइजन है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज वेरी क्लोज टू होराइजन, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि सनलाइट हैज टू ट्रेवल लॉन्गर पाथ। तो यहां पर अब देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस समझना, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस समझना, ठीक है। सो क्या होता है कि ये जो लाइट है, ठीक है, इधर तक तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, इधर तक तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, और मान लो ये सन यहां पर, ये 12 बजे दोपहर के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो दोपहर के टाइम पे रेडिश क्यों नहीं दिखता,
यहां पर भी स्कैटरिंग होगी, यहां पर भी स्कैटरिंग होगी। इधर डिस्टेंस कम है, और जब सनराइज और सनसेट में जब हम बात करें उस टाइम पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया, क्योंकि स्लैंट हो गया वैसे में। सो मोर रेज से होगा मोर रिफ्रैक्शन, मोर स्कैटरिंग। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो पाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर का सन का रेस ट्रेवल कर रहा है, उतनी ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है। और जब हम नून दोपहर के आसपास की बात कर रहे हैं, लेस डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द सन रेज ट्रेवल, और जब कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो कम स्कैटरिंग होगी, ब्लू कलर कम स्कैटर हो पाएगा, सन विल अपीयर लेस रेडिश। ठीक है, ज्यादा रेडिश कब दिखेगा? जब ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि होराइजन की तरफ सन के रे को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके हम तक पहुंचना है। ओके, चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर। जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, तुमने चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल्स में देखा हो, है ना, स्टॉप वाला सिग्नल, या फिर कहीं डेंजर का सिग्नल जहां भी मार्क करना हो, लाल रंग से उसको दिखाया जाता है। ठीक है ना। सो डेंजर सिग्नल्स रेड कलर से इसलिए रिप्रेजेंट करे जाते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ज्यादा वेवलेंथ का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि अभी एक सर्दी का समय में देखा होगा तुमने, वो काफी फॉग या काफी जो कोहरा है वो छा जाता है। तो ऐसे में अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो आई वांट कि भाई मेरे आगे कोई गाड़ी अगर रुकी है, क्योंकि इतना ज्यादा फॉग हो गया तो हो सकता है कि मेरे को यहां पर आगे गाड़ी रुकी ना पता लगे, तो मैं उसको ठोक दूं, हो सकता है। तो इसलिए जो ब्रेक्स की लाइट होती है ना, गाड़ी के पीछे वाली लाइट्स, वो भी डेंजरस सिग्नल है। ब्रेक लाइट कभी भी दूसरे रंग की नहीं लगाते हैं, फाइन है भाई इस पे, क्योंकि ब्रेक्स की लाइट ना, वाई रेड कलर, तो भाई ब्रेक लगेगा लाल कलर। लाल कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है, ये हमने देखा। वेवलेंथ बड़ा है तो पार्टिकल्स को ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाते, और इसलिए लाल कलर ज्यादा डिस्टेंस तक हम तक ट्रेवल कर पाता है। लाल की जगह अगर ब्लू कलर लगा होता तो भाई बहुत एक्सीडेंट होता है। सो डेंजर्स कलर, कोई भी मतलब सिग्नल रेड कलर का रिप्रेजेंट इसलिए करा जाता है क्योंकि रेड कलर ज्यादा बड़ा वेवलेंथ वाला लाइट है कंपेयर टू एनी अदर कलर ऑफ लाइट, और इसलिए वो क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा, और विच इज गुड फॉर सेफ्टी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग की। तो हमने एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग तो हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है सर, कैसे होता है, क्यों होता है, वो समझ लो। जैसे मान लो सन से जो लाइट है, या कहीं से भी, सिर्फ सन की लाइट नहीं, कहीं से भी लाइट अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करी, स्टार्स हो, सन हो, मून हो, प्लैनेट हो, सो दैट लाइट, अब देखो यहां तक तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, यहाँ कोई पार्टिकल है नहीं स्पेस में। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो ये वायुमंडल है या जो गैसेस है हमारे अर्थ के आसपास में है, ठीक है, जब उस एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा। नाउ एक बात समझना कि हमारे अर्थ में नॉर्मली नीचे जो है वो क्या, गर्म हवा ऊपर चली जाती है ना, जो हॉट एयर होगा वो नॉर्मली अब चला जाएगा, या वार्म एयर, और जो कोल्ड एयर है, जो ठंडी हवा है, नॉर्मली वो नीचे रहेगी। कारण क्या है सर, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, हल्की हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठंडे हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो भारी है तो थोड़ी नीचे रह जाएगी। यानी डेंसिटी कम का मतलब ये हो गया रेयरर मीडियम, नीचे हो गया डेंसर मीडियम। तो यानी इसी में यही दो कहानी बन गई, ऊपर हो जाता है रेयरर मीडियम, नीचे हो जाता है डेंसर मीडियम। तो लाइट क्या होगा, लाइट विल बेंड। जब लाइट रेयरर से डेंस में तो कहां आता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। सही बात है। तो मान लो अगर ये एक स्टार से लाइट आ रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, तो देखने वाले को, उसकी आंखों को क्या लगेगा कि लाइट कहां से आई, कहां से आई, इधर से आई, तो ये स्टार किधर है, इधर है। सो एक्चुअल पोजीशन ये है, पर अपेरेंटली उसको दिख यहां रहा है। ये भी एक सवाल आगे आएगा कि कोई भी चीज जो आसमान में है वो जहां है उससे थोड़ी सी ऊपर अपीयर करती है। ठीक है, सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। पर एक और कहानी क्या है सर, क्या हवा इतनी स्टिल, इतनी रुकी हुई रहती है कि नहीं, हवा तो मूव होती रहती है। तो अगर हवा मूव होती रहेगी तो ये क्या होएगा, ये लाइट भी कभी कम बेंडिंग, कभी ज्यादा बेंडिंग, ऐसे बेंड करके हम तक आएगा। तो इसकी वजह से ट्विंकलिंग होता है, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ एयर, जो लाइट जा रही आ रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, बाहर के कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से, वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इन द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है ना,
ये कंडीशन की वजह से। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या क्या चीजें होती है। व्हाई डू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर पोजीशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देख लो भाई। सो भाई ये देखो, ये दिस इज दी ठंडी हवा, दिस इज दी गर्म हवा। ऊपर है रेयर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम। मान लो यहां पर कोई भी आसमान की चीज से लाइट हम तक आ रही है, ठीक है, दिस इज एक्चुअल पोजीशन मान लो स्टार की, देखने वाला बंदा वहां है। अब यहां से लाइट आई, ओके, स्टार से लाइट आई, ये स्टार एक्चुअली यहां है, ओके। अब ये लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। जब जब मीडियम आ रहा है, तो एक वैक्यूम से एक मीडियम में आया तो वहां बेंड हुआ, फिर जैसे जैसे डेंसिटी बदल जाएगी वैसे वैसे ये बेंड, ये तो सिर्फ हमने 2 लेयर दिखाए, लगातार यहां बेंड होते जाएगा, ठीक है, और हम तक लाइट पहुंची। तो जहां से जिस अलाइनमेंट से लाइट हम तक दिख रही पहुंच रही है, उसी अलाइनमेंट में हमको लगेगा कि भाई उसी अलाइनमेंट में हमारा स्टार है। सो दिस विल बी द अपेरेंट पोजीशन। स्टार है यहां पर दिख ऊपर रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगला है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनसेट, है ना। सनराइज जो है वो 2 मिनट जल्दी होता है। सो ऐसा होता है क्या? यस होता है। मतलब समझो मैं अगर ये बोल रहा हूं कि मेरे को सुबह 6:48 को सन दिखना शुरू हुआ, मैं एकदम समुद्र किनारे बैठा था और जैसे ही पानी के लेवल से मेरे को थोड़ा सा ऊपर सन दिखा, मैं बोला भाई सूर्योदय हो गया, सनराइज हो गया, एकदम हल्का सा दिख रहा है। पर अभी भी अगर सही मायने में देखा जाए तो वो उस लाइन से ऊपर भले दिख रहा है, पर अभी भी सनराइज हुआ नहीं है। एक्चुअली सनराइज नहीं हुआ, पर अपेरेंटली सन दिखना शुरू हो गया, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई 6:48 को सनराइज हो गया। सो असल में सन वो पोजीशन में आने में 2 मिनट और लगेंगे। तो ये 2 मिनट पहले ही सनराइज क्यों दिखने लगता है हमको, और ऐसे ही सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमको सन दिख रहा होता है। मतलब सूरज हमको 4 मिनट हमको ज्यादा दिखता है ना। 2 मिनट अर्ली आ गया, 2 मिनट डूबने के 2 मिनट बाद तक हमको दिख रहा होता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 4 मिनट एक्स्ट्रा सन का विजिबिलिटी, वो हम देखते हैं यहां पर। सो उसका कारण भी वही है जो हमने पिछले वाले में पढ़ा, ठीक है। जैसे एक चीज समझ लो कि ये हमारा अर्थ के अराउंड का, हमने अर्थ के अराउंड में एटमॉस्फेयर तो है ही, यस, और अब जब ये सन है, इसकी एक्चुअल पोजीशन है ये होराइजन। होराइजन क्या होता है? होराइजन वो लाइन होती है जिसके नीचे हमको ना आसमान नहीं दिखता। मतलब जैसे अगर समुद्र किनारे बैठे हो तो आसमान और मतलब पानी, है ना, स्काई जहां तक दिख पा रहा है, उसके बाद नीचे पानी दिख रहा है। सो वो जो लाइन है, ठीक है, दैट लाइन इज होराइजन। तुम पहाड़ देख रहे हो, तुम्हारे आसपास माउंटेन है, तो जहां पे तुमको धरती और आसमान का वो मिलन दिख रहा है ना, पहाड़ और आसमान का जो वो लाइन दिख रही है, बॉर्डर दिख रहा है, दैट इज होराइजन, है ना। वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके नीचे तुम स्काई नहीं दिख पा रहे, दैट इज होराइजन। क्षितिज बोलते हैं उसको हिंदी में। तो अब देखो, तुमको तुम्हारे लिए सनराइज कब है? दिस इज दी सुबह का टाइम। मान लो ये सन जो है अभी एक्चुअली लाइन से, होराइजन लाइन से नीचे है, तो दिस इज नॉट सनराइज फॉर यू, क्योंकि सन लॉजिकली नहीं दिखना चाहिए। पर हमने पिछले वाले रीजन में क्या देखा था कि कोई भी आसमान की चीज, कोई भी सिलेस्टियल बॉडी, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो क्या करता है, वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखता है ना। तो यहां पर भी वही कहानी होती है, सन इज स्लाइटली बिलो दी होराइजन, देयर इज नो सनराइज, बट व्हाई दिस इज सनराइज? कैसे दिख रहा है सनराइज? तो यहां से जो लाइट आ रही है वो लगातार एटमॉस्फेयर में बेंडिंग करते हुए और हम तक पहुंच रही है, और हमको जिस लाइन ऑफ साइट में हमको वो बेंड होके दिख रहा है, तो हमको लगेगा कि वहीं पर सन आ चुका है। पर सन तो इधर है, दिस इज द अपेरेंट पोजीशन, लेकिन हम फिर भी क्या बोलेंगे, ये सनराइज हो चुका है। सो एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही सन जो है वो दिखता है। कारण ये है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट appears slightly raised from its position. So sun also appears slightly raised, ठीक है, during sunrise and sunset. So
2 minutes before sunrise, sun, because of that atmospheric refraction, it appears raised and we see sunrise. And during sunset also, when the actual sunset is done, sun डूब गया, पर क्योंकि वो रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर अपीयर करता है तो हमको अभी भी दिख रहा है. सो इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है. सो it is because of atmospheric refraction. When the sun is slightly below the horizon, the light coming from it travels from less dense to more dense air and is refracted downwards. ठीक है. इसके बाद फाइनली एक आखिरी जो रीजन है, ठीक है, जिसको गिव रीजन इस चैप्टर में काफी आते हैं, जो हमने सेकंड पार्ट में ज्यादा देखा. वाई डज स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट. ठीक है. इसमें हो सकता है कि एक आध चीजें जो है ना तुमको बोला जाए कि ये टॉपिक मत पढ़ना, सिर्फ ट्विंकलिंग वाला हिस्सा मत पढ़ना, या मत पढ़ना, पर क्योंकि ये सब चीजें कनेक्टेड होंगी, ठीक है, तो आपको उस चीज को मिस नहीं करना है, जिससे कि आप इसकी वजह से आप बाकी दूसरी चीजें भी ज्यादा क्लियरली समझ पाते हो. इसलिए आई नॉर्मली इंक्लूड दिस. व्हाई डू स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट. पहली बार ट्विंकलिंग क्या होता है समझ लो. ट्विंकलिंग का मतलब ये टिमटिमाना दिख रहा है, ये टिमटिम कर रहा है यहाँ का. ठीक है. देखो ये मतलब फेंट हो जा रहा है, फिर ब्राइट हो रहा है, फेंट फिर ब्राइट. सो ये स्टार्स जितने भी ये ट्विंकल करते हुए दिखेंगे, पर जो प्लैनेट है वो एकदम वो ट्विंकलिंग नहीं होता, वो उसमें वो बंद चालू इफेक्ट नहीं होता. ठीक है. वो डिम ब्राइट नहीं हो रहा, स्टार्स में हो रहा है. तो ऐसा क्या होता है स्टार्स में कि वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं और ये एकदम स्टिल दिखते हैं. ठीक है. ट्विंकल मतलब वही बंद चालू होना, फ्लिकर करना. ठीक है. सो व्हाई दिस हैपनिंग. स्टार में क्यों हो रहा है ऐसा, प्लैनेट में क्यों नहीं हो रहा है. तो आप पहले कहानी समझ लो. The refractive index of air in the given region in atmosphere goes on changing continuously and randomly. तो क्या होता है, जैसा मैंने बताया, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, पर हवा भी लगातार मूव कर रही है ना, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टिल थोड़ी फिक्स थोड़ी रहेगा. वो कांच थोड़ी है कि एकदम फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. वो हवा जो है कभी डेंस, कभी लेस डेंस, मोर डेंस, इधर उधर बेंड कर रहा है, जा रहा है. अब देखो एक नॉर्मल सा इफेक्ट समझो कि एक आग जल रही है सामने तुम्हारे, और आग के जस्ट ऊपर देखो तो आग के जस्ट ऊपर जो धुआं है, उस धुएं से दूसरी तरफ देखो तो दूसरी तरफ की चीज जो है वो कैसे वेवी दिखती है. क्यों. गर्म हवा, ठंडी हवा, लाइट बेंड होती हुई हम तक पहुंच रही है, और इसलिए जो सामने वाला आदमी है वैसे ऐसा दिख रहा है आग के उस तरफ. ठीक है. या कोई भी चीज. सो बिकॉज ऑफ चेंजिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, असली समझो यहां पर, atmospheric refraction goes on changing. Because of changing atmospheric refraction, जो स्टार से लाइट आ रही है, ठीक है, जो स्टार अपीयर्स एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. स्टार हालांकि प्लैनेट से हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, पर क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए हमको वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह ही दिखता है. स्टार की खुद की लाइट है, बहुत बड़ा है. सन इज अ मीडियम साइज स्टार, तो सन से भी बड़ा हो सकता है वो. ठीक है. पर क्योंकि वो बहुत दूर है हमारे सोलार सिस्टम से, ठीक है, इसलिए वो बहुत छोटा दिख रहा है. सो इट अपीयर्स एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. मान लो अगरबत्ती का टिमके की तरफ ऊपर जो उसका हिस्सा होता है उसकी तरह. तो स्टार से जो लाइट आ रही है यहां तक तो ठीक है, कहानी सही है, पर यहां पर अब जब एटमॉस्फेयर में आया तो थोड़ा बेंड हुआ. ठीक है. फिर यहां पर हवा मूव कर रही है, तो लगातार वो ऐसे कुछ बेंड होते हुए और हम तक वो दिख पा रहा है, हमारी आंखों को दिख पा रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक छोटा सा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो चींटी है जो ऐसे है ना, हालांकि वो चींटी नहीं है, वो बहुत बड़ा है, पर क्योंकि वो बहुत दूर है इट अपीयर्स एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और वहां से एक सिंगल रे ऑफ लाइट आ रही है, वो भी लगातार कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन जो है, बदलते रिफ्रैक्शन को झेल रही है, और वो उसकी वजह से हमारी आंखों को फ्लिकरिंग इफेक्ट आता है, डिमिंग इफेक्ट दिखता है, कि वो दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है, कभी डिम दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है, डिम दिख रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ लाइट कॉन्स्टेंटली गोज ऑन, एंड ड्यू टू विच वी सी दैट ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ दैट स्टार. ठीक है. कारण क्या है भाई, पॉइंट सोर्स है, ज्यादा लाइट तो वहां से आ नहीं पा रही, एक सिंगल लाइट आ रही है, वो भी इतना रिफ्रैक्शन, सो ट्विंकलिंग इफेक्ट आ रहा है. व्हाट हैपेंस विद अ प्लैनेट. ठीक है. तो स्टार वाला जो कहानी है उसमें क्या है, पहले स्टार का देख लेते हैं. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, ये सब पढ़ना जरूरी है समझने के अलावा भी. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस टू द अर्थ. द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन
अकर्स इन मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए स्टार क्या होता है यहाँ पर ट्विंकल हो रहा होता है। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल हो रहा? भैया प्लैनेट से इतनी लाइट आ रही, तो देखो मैंने बोला प्लैनेट छोटा होता है तो बड़ा दिखता क्यों है, स्टार्स के कंपैरिजन में बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो काफी क्लोज है ना, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही है और उसकी खुद की भी लाइट नहीं होती, वो तो ज्यादातर सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमको दे रहा होता है, ठीक है। तो स्टार्स के कंपैरिजन में तो उसकी लाइट भी नहीं है, छोटा भी है, बट सिंस इट इज क्लोज टू अर्थ हमको तो लगता है कि भैया वो इट इज अ बड़ा सोर्स ऑफ लाइट, इट इज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब उसमें मान लो कि ऐसा दिखेगा कि भाई उसमें हजारों स्टार्स है, तो इतना जब लाइट आ रहा है, अगर मान लो अगर 50 मान लो 100 रेज आ रहे हैं, 50 रेज अगर इधर उधर बेंड भी होते हुए दिखे तो बाकी 50 रेज उस डिमिंग इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे या नलीफाई कर देंगे। तो यहां पर कहानी इसकी कैसी है? प्लैनेट्स आर एक्सटेंडेड, दे अपीयर एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सिंस द प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अस, दे अपीयर मच बिगर, ठीक है, लाइट सोर्स एज कंपेयर टू द स्टार, ठीक है। तो स्टार के कंपेरिजन में वो काफी बड़े अपीयर होते हैं। डिमिंग इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स का, कितने सारे पॉइंट्स है भैया, तो इसके कुछ पॉइंट्स का डिमिंग इफेक्ट को, ठीक है, नलिफाई कर दिया जाता है बाय द ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑफ द अदर पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स अगर मान लो डिमिंग इफेक्ट हो भी रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, तो बाकी 50 पॉइंट्स ने उसको नलिफाई कर दिया और इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देते। इसी के साथ आज के समाचार करते हैं हम समाप्त। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, नेक्स्ट चैप्टर कमेंट बताना, ठीक है, और लाइट का न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी। ओके, बाय बाय एंड यस, ऑल द बेस्ट। Download the app now.